हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर। चलिए शुरू करते हैं। अब वहाँ पर रोज कुछ ना कुछ वो किया करती, लेकिन लिनी से बात नहीं करती। वो जितनी बार आता उतनी बार वो उसे धक्के मारकर निकाल देती। इधर हम देखते हैं पीयू युवान भी लिनी को समझाता है कि तुम्हें पता है लेफ्टिनेंट है कौन है। कहता है कौन है। कहता है कि वो असली क्विलिन है, क्योंकि जो ग्रेट गवर्नर जनरल है उनका कोई बेटा ही नहीं है। मतलब कि उनके बेटे के रूप में कोई और नहीं लेफ्टिनेंट है काम कर रही है, तो इसीलिए उसका ओहदा इतना बड़ा है। यहाँ पर लिनी पहले से ही ये सच जानता था। कहता है तुम्हें पता था क्या। कहता है नहीं, मुझे नहीं पता था। वहां पर वो झूठ बोलता है। इधर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट है सोचती है कि बचपन में कैसे एक बार जब सैनिक उसको घेर कर खड़े हुए थे, तब कैसे यंग मास्टर ने आकर उसकी जान बचाई थी। बचपन से लेकर आज तक तीरंदाजी से लेकर तलवारबाजी तक सब उसने उसके साथ सीखा। लिनी फिर से आता है, बोलता माफ कर दो मुझसे जो कुछ भी हुआ, लेकिन कब तक तुम मुझे उस बात के लिए सजा देती रहोगी। कहती है कि इस बात की सजा, वो मेरा भाई था, तुमने उसे मार डाला। लिनी कहता और उसने जो हमारे हजारों सैनिकों को मारा उसका क्या। कहती है तो मैं क्या करूं, मुझे मेरा भाई वापस दे दो। कहता है कि मैं भाई वापस नहीं दे सकता हूं। इधर हम देखते हैं कि सेम उसका दोस्त भी ताऊजी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। ताऊजी आती कहती दवा पी लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब करने से अच्छा है कि तुम अपनी सेहत का ध्यान दो। वैसे भी लिनी इतना बुरा नहीं है, वो हमेशा तुम्हारी केयर करता है। अभी लेफ्टिनेंट है सो रही होती है तो वो पीछे से आता कहता है मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेड और हनी लाया हूँ, प्लीज खा लो। कहती है मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है, मैं नहीं खाऊंगी। वो उठती है और आग का टुकड़ा जलाकर बाहर फेंक देती। कहती खबरदार अगर बाहर आए तो। जनरल पे भी बार बार समझा रहे होते हैं लिनी को कि तुम मान जाओ, क्योंकि तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो उसकी शादी तुमसे कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही आर्मी को भी 36 का आंकड़ा है। तो तुम्हें लगता है कि ये कभी भी 36 का आंकड़ा दूर हो पाएगा। फिर हम देते हैं लिनी लेफ्टिनेंट हे को खुश करने के लिए हर वो कोशिश कर रहा था जिससे वो मान जाए। अब वहां पर वो जाकर उसके बगल बैठ जाता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट हे अभी भी बात नहीं करती। बेईमान होता फिर से आता है, कहता है मैं बेईमान कहता है कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा ये मनाने का सिलसिला। कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि मैं उसे मना पाऊँ। यहाँ पर ताऊजी आकर उसे समझाती है कि कम से कम लिनी के इस तरह के जो एफर्ट्स हैं उन्हें बर्बाद मत करो। मैं कुछ वेजिटेबल्स लेने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। इधर हम देखते हैं कि लिनी लेकर आए हुआ होता उसके लिए बढ़िया सा खाना, तो वो खाने लगती है। कहता कैसा है, तो वो आज वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि वहां से वो भागने का प्लान कर रही थी। इधर हम देखते हैं ताऊजी को उसका दोस्त बहुत मनाने की कोशिश करता है तो वो मान जाती है। अभी वो क्या करती है ना, जो लिनी है और लेफ्टिनेंट है दोनों को मिलाने के लिए उसके दोस्त के साथ एक प्लान बनाती है कि उन दोनों को एक सीक्रेट मीटिंग पर भेजेंगे, जहां जहां पर पत्तियां रखी हो क्या करता है ना, जगह जगह पर फूल रख देता है। अब जैसे ही लेफ्टिनेंट है वहां पर फूल उठाती है तो ताऊजी कहती है तुम्हें सोचना चाहिए कि लिनी कितनी मेहनत कर रहा है, देखो ना तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहा है। कहती है नहीं, मुझे ये सब बातें नहीं पसंद है। जो लिनी और लेफ्टिनेंट है होते हैं कि दोनों आपस की गलतफहमियां दूर कर ले, जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे का साथ देने लगे। तो यहाँ पर उसके हाथ पर चोट लग जाती है लेफ्टिनेंट है के, तो लिनी उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं होती। कहती है कि तुम्हें सजा के तौर पर तुम्हें अपने हाथ पर एक कवर बांधना पड़ेगा, और उसे वो खूब टाइट बांधती है, लेकिन वो बड़े प्यार से देखा करता है और इतना टाइट बांध देती कि बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके गाल पर किस करके कहती है हमारा तुम्हारा मिलना नहीं लिखा है, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। अभी वो क्या करती है ना, नाव में बैठ कर जा रही होती है, बट वहां पर तो लिनी होता है। कहता है कि देखो प्लान करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्या करूं, तुम्हें मनाने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ा मुझे। इधर हम देखते हैं कि जो गवर्नर होते हैं उनको पता चलता है कि जो क्विलिन के फादर उन्होंने चैंगसी आर्मी पर अटैक करने का सोच लिया, क्योंकि वो बदला लेकर ही रहेंगे। इधर हम देखते हैं मार्शल है फिर से वापस आ जाती है, तो लिनी कहता है देखो अब हम लोगों की भी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो प्लीज अब थोड़ा सा रूडली बिहेव मेरे साथ कम करो। ताऊजी वहां से चली जाती है। कहता है कि देखो तुम्हारे फादर से मुझे मिलना है, मुझे पता है कि तुम कौन हो। कहती मैं कौन हूँ। अब वहाँ पर वो बता देता है कि तुम कोई और नहीं बल्कि क्विलिन हो, पर इस जगह जो वो क्विलिन था वो कोई और था। कहती है हाँ वो मेरा बचपन का दोस्त था। इधर हम फिर से ग्रेट गवर्नर जनरल को देखते हैं जो लिनी से मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन लिनी से मिलने से पहले वो उसको एक लेटर लिखते हैं कि मेरी बेटी को सही सलामत मेरे पास भेज जाओ। मार्शल ये अच्छे से जानती थी कि उसके फादर किस तरह उसको ट्रीट करेंगे। और अभी हम इधर देखते हैं कि जो यंग मास्टर होते हैं वो जिंदा होते हैं, उसका सैनिक उसको लेकर जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं सारे सैनिक इंतजार कर रहे होते हैं कि ग्रेट गवर्नर जनरल की तरफ से क्या संदेश आता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई आक्रमण नहीं होता। ये बात जो मार्शल है वो अच्छे से जानती थी। तभी उनके पास एक लेटर आता है। लेटर में लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी सिंसेरिटी एक्सेप्ट कर ली है और मेरी बेटी को बस सही सलामत रखना। कहता है जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों ही चाल चलने में माहिर हैं, देखो मुझे कितना फंसाया। कहता है कि देखो मैं तुम्हें अब तुम्हारे फादर के पास लेकर चलूंगा,
जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे फादर का ये फरमान है, तो कल के लिए तैयार हो। इधर हम देखते हैं टाउची भी बहुत सैड होती है कि वो उसे छोड़कर जाने वाली है, तो वो रोने लगती है। वो उसके आंसू पोंछता है कि मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। हम देखते हैं लिनी और लेफ्टिनेंट हे भी साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि अभी तो वहां से जाने वाले थे। लिनी और मार्शल एक जगह पर जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, पर लेफ्टिनेंट हे कहती ये बताओ तुम्हें मेरी आइडेंटिटी कब से पता थी? कहता है कि शायद शुरू से ही पता थी, जिस तरह का तुम्हारा बिहेवियर एटीट्यूड था ना, मुझे पता चल गया था कि तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो, क्योंकि इतनी आसानी से तुम ही फैसला ले सकती हो अपनी आर्मी के लिए और अपनी आर्मी के खिलाफ, और कोई नहीं ले सकता है। अब वहाँ पर उसके बालों में वो हेयर पिन लगा देता है उसकी माँ की, वहाँ पर बैठ जाती है। देखते देखते कब शाम हो जाती है, बात करते करते उन दोनों को पता ही नहीं चलता। लेफ्टिनेंट हे सो जाती है तो वो उसके पास जाकर उसकी गाल पर ना किस करता है और अपना जो जेडे होता है ना उसको दे देता है। लेफ्टिनेंट हे सो नहीं रही होती है, बल्कि वो तो सब कुछ नोटिस कर रही होती है। जैसे ही वहाँ पर लिनी सोता है तो वो उसको बड़े ध्यान से देखने लगती है। अभी सुबह होती है तो वहाँ पर लिनी कहता है क्या हुआ, तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? कहती है कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही हूँ क्योंकि मैं भी तो अपने घर पहुँचने वाली हूँ ना। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर शल ही को छोड़ने के लिए नेक्स्ट सुबह ही का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन दुखी भी बहुत होता है। इधर हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर होते हैं ना उनको होश आ गया होता है और वो पूरी टाइम मार्शल हे को ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। तो जो उसके साथ उसका दोस्त होता है कहता है अगर आपको देखना है तो हम आपको जरूर लेकर चलेंगे, लेकिन आप पहले थोड़ा सा सही हो जाइए। देखते हैं कि मार्शल ही अपने फादर से मिलने आ चुकी होती है, जहाँ पर उसके फादर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो उतने ही नाराज जो है लिनी से होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने की। इधर टाउजी बोलती है कि तुम्हारे फादर तो बहुत नाराज है, पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। कहती है मुझे तो दोनों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। कहती किस बात का यकीन? कहती किसी भी चीज का नहीं, दोनों एक जैसे हैं। कहती है कि नहीं, लेकिन वो तब भी गुस्से में नजर आ रहे थे। इधर हम देखते हैं कि जो ग्रेट जनरल होते हैं ना वो लिनी से कहते हैं कि तुम बताओ कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? मेरी बेटी को तो ऐसे ही भेज सकते थे, लेकिन तुम खुद कैंप तक क्यों आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैंप पता करने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि आधे रास्ते में छोड़कर चले जाना, लेकिन अब यहाँ पर आ ही गए हो तो इसका अंजाम भी भुगत लो। इधर फिर से रावजी कहती है लेकिन तुम जानती हो ना अपने फादर को। कहती कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि जाती है मार्शल अपने फादर से मिलो। कहते हैं उसके फादर क्या करने आई हो? कहते हैं मुझे पता है कि आपने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। तब उसके फादर बोलते हैं लेकिन तुमने लिनी के बारे में तो मुझसे पूछा ही नहीं। कहती क्यों पूछूं, मुझे पता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आपने जरूर उसको मारने की कोशिश की होगी। कहते हैं हाँ मैंने उसे जान से मार दिया, तुम उसे भूल जाओ और जाकर अपना काम करो। कहती है हाँ फादर मुझे पता है आप कुछ भी करेंगे लेकिन उसको मारेंगे नहीं। कहते इतना यकीन है मुझ पर? कहती है अपने फादर पर बहुत यकीन। वहां पर एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा होता है जिसमें लिनी को बंद करके रखा होता है उसके फादर ने। कहती देखो फादर मैं तो लिनी को लेकर जा रही हूँ, वैसे भी मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है। उसके फादर के अब यहाँ पर मत करो, लेकिन तब भी वो अपने फादर के सामने लिनी का हाथ पकड़ कर जाती है और उसके लिए नूडल्स बनाए होते हैं। कहती है आराम से खाओ, वैसे भी बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह खाते हो। कहता नहीं मुझे तो ऐसे ही खाना है, वैसे भी अभी तो मुझे तुम्हारे फादर को मनाना है। कहती है तुम कल जाने वाले हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। इधर हम देखते हैं कि टाउजी जाती है मिलने लिनी के दोस्त से, जहाँ पर वो बहुत दुखी होता है। कहती क्या हुआ, किस बात से दुखी हो? लिनी की वजह से, लेकिन अभी वो ठीक है, उसे छोड़ दिया। कहता है नहीं उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे दुख है कि मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। यंग मास्टर स्पीड में जा रहे होते हैं लेफ्टिनेंट हे से मिलने, लेकिन इधर लिनी भी अब मार्शल को छोड़कर जा रहा होता है। कहता है कि लो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया है। उन दोनों को साथ में देकर यंग मास्टर की जैसे जाने निकल जाती है कि मैंने इतना प्यार किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे भूल कर देखो इसके साथ प्यार करने में जुटी है। उसको बहुत देर से दर्द होने लगा है और वो बहुत पागल से हो जाते हैं। लिनी मार्शल को छोड़कर जाने लगता है, तभी पीछे से जो ग्रेट जनरल आ जाते हैं, वहां पर तीर छोड़ देते हैं कि अब दोबारा मत दिखाई देना यहाँ पर। लेकिन लिनी पीछे मुड़ता है, कहता है जैसे सब कुछ सही हो जाएगा मैं तुमसे डायरेक्ट शादी करने के लिए आऊंगा। वो खुश हो जाती है। यंग मास्टर के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। अब यंग मास्टर को फिर से होश आता है कि मैंने कोई आर्मी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज मेरे पास ना तो घर है, ना तो फादर है, ना तो मार्शल है। सब मुझे छोड़कर चले गए, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मैं एक साइड तरह नहीं रह सकता। कहते हैं कि आप क्यों नहीं चलते, वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वहां पर जाने का कोई मकसद ही नहीं बनता, मैं अब अकेला रह गया हूँ। इधर हम देखते हैं जनरल को, जो आ रहे होते हैं उन्हें पता चल गया था कि जो ग्रेट जनरल है और लिनी आपस में मिल गए, तो उनके लिए खतरा बरकरार हो गया है। बहुत जल्द लिनी उसके महल पर हमला करेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे अपनी तैयारी करनी चाहिए। इधर हम देखते हैं यंग मास्टर पर जिस सैनिक ने हमला किया था ना, कहता
कहता है बाल बाल बचे लेकिन को छुपने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि हम अपना मकसद कामयाब कर पाए। कि जनरल है बैठी होती है, उनके पास एक लेटर आता है जहाँ पर पता चलता है कि लिनी सही सलामत पहुंच गया है। इधर लिनी की वजह से सारे सैनिक बहुत नाराज थे। मार्शल हे के बारे में ही सोचा करता है, लेकिन लिनी सबको एहसास दिलाता है कि मार्शल हे के बारे में नहीं, अपनी आर्मी और अपने राज्य के बारे में भी सोच रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि ग्रेट जनरल का युद्ध बहुत जल्दी जो है जनरल से होने वाला था। इसी वजह से वहां पर वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन बार बार मार्शल ये समझा रही थी कि आप लिनी का साथ ले लीजिए, वो बहुत अच्छा सब कुछ करता है। कहता तुम्हें लिनी पर इतना भरोसा क्यों है? मुझ पर भरोसा नहीं। कहती फादर आप दोनों पर भरोसा है। इस वॉन्गलिंज को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ बैठी होती है और वहां पर उसके फादर कहते हैं लिनी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, क्या सच में तुम लिनी से शादी करना चाहती हो? कहती फादर अभी नहीं किया लेकिन आगे वो जरूर करेगा। इधर हम देखते हैं कंकुबाइन को जो कि लिप बाम लगा रही होती है लिप्स पर, लेकिन अचानक से उनको बहुत तेज से चक्कर आने लगता है। कहती पता नहीं क्या हो गया है। वो फिर से लिप बाम लगाने लगती हैं। तुरंत ही वहां पर जनरल आते हैं, उनके गले लग जाती है। तो जनरल कहते हैं पता नहीं मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि लिनी हमला करने की कगार पर है। मैं तुमसे लास्ट टाइम मिल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। कहती है आप प्लीज मत जाइए ना, मेरे आने का इंतजार करना। दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगता है, काफी तेज तर्रार युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर एज यूजुअल जो है लिनी को ही जीतना था। लिनी धीरे धीरे महल के अंदर एंटर करने लगता है और जनरल को पॉइजन दे दिया जाता है। लेकिन हम इधर कंकुबाइन को भी देखते हैं कि उनके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है और उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर ये किस वजह से हुआ है। उसकी दासी आती है, कहती उठिए ना उठिए ना। इधर हम देखते हैं कि जो राजा होते हैं ना, मीन्स लिनी के फादर, उनके दोनों भाई उसको भड़काने में जुटे हुए होते हैं कि लिनी ने जो कदम उठाया है ना ग्रेट जनरल के साथ मिलकर, वो हमारे लिए खतरे की निशानी है, हम लोग पक्का सब मारे जाएंगे। उसके फादर कहते हैं ऐसा बेवकूफ बच्चा मेरा ही होना था लिनी जैसा, मैं इसका क्या करूं। लेकिन तभी न्यूज आती है कि लिनी ने युद्ध जीत लिया, तो दोनों भाई फिर से जो है अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। कहते वाह वाह लिनी ने जीत लिया, देखो लिनी बहुत ही होशियार है। उसके फादर कहते हाँ हाँ देखा मेरा बेटा जीत गया, अब मैं राजा बनूंगा। लिनी जब महल के अंदर तक पहुंच रहा होता है, कहता है कि वो बंदी बनाया गया था, तो उसको बहुत खुशी हो रही थी कि आज यहाँ पर उसने सब कुछ कर लिया है। जो ताऊजी और लेफ्टिनेंट हे होते बहुत खुश हो जाते हैं कि जल्दी से चलो हम लोग वहाँ के कंकुबाइन से मिलते हैं, उन्होंने लिनी का बहुत साथ दिया था। लिनी जाता है मार्शल हे से मिलने के लिए, कहता है कि तुम जाकर कंकुबाइंस को संभालो, मैं उनसे अभी नहीं मिल सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही मार्शल हे अंदर जाती है, देखती है कि वो बेहोश है। पता चलता है कि लिप बाम में पॉइजन था और उन्हें ये पॉइजन जानबूझ कर दिया गया था। कहती है ऐसे कैसे हो सकता है? ताऊजी कहती है कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इधर हम लिनी के फादर को देखते हैं जिन्होंने अपने आप को हर जगह का राजा घोषित कर दिया था। कहते हैं कि तुम दोनों बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए, मैं तुम दोनों को रिवॉर्ड दूंगा। कहते हैं लिनी को भी तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, आखिर उसने इतना बड़ा युद्ध जीता। कहते हैं अरे उस बेकार इंसान को क्या रिवॉर्ड दूं, वैसे भी मेरा बेटा है, इतना मेरे लिए नहीं करेगा तो क्या करेगा। यहाँ पर उसके दोनों भाई बस राजा के मन से ये निकलवाना चाहते थे कहीं उसे क्राउन प्रिंस न घोषित कर दे। कहते हैं क्राउन प्रिंस बनने का उसमें कोई औकात ही नहीं है, मैं उसको क्राउन प्रिंस नहीं बनाऊंगा। वैसे वापस आएगा तो मैं उसे आर्मी जरूर सौंप दूंगा, वही उसके हक में है और कुछ भी नहीं। इधर हम देखते हैं कंकुबाइन को होश आ जाता है। तो यहाँ पर आज तक कंकुबाइन इसलिए जनरल से इतना ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि उनका एक बेटा है जो कि राजा का जो है ग्रैंडसन है और उसकी जान बचाने के लिए ही सब कुछ हो रहा था। लेकिन जनरल हमेशा से ही उस बच्चे को मारने के पीछे जुटे हैं, क्योंकि अगर वो उसको मार देंगे तो राजा की गति पर वो जल्दी से जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन कंकुबाइन हमेशा से ही उस बच्चे को बचाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने लिनी का साथ लिया था। कहती है ये दोनों लड़कियां कौन है? तब वो उदासी बताती है ये दोनों लिनी की जो है दोस्त है। अब वहां पर वो थोड़ा सा श्योर हो जाती है कि ठीक है चलो सब कुछ फाइनली ठीक हो गया। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिनी का इंतजार हो रहा था। उसके फादर कहते हैं तुम सही टाइम पर आए हो, चलो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। कहता है फादर मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। कहते हैं क्यों? कहता है कि आप बस मुझे मेरी आर्मी दे दीजिए, वही सही है, क्राउन प्रिंस आपको जिसको बनाना है उसको बनाइए। वहां से वो इतना कहकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि कंकुबाइन कहती है क्या ग्रैंडसन सही है या नहीं सही है? कहती है कि हाँ वो सही है, उसे एक गांव में रखा गया है, आप उसकी चिंता मत करिए। कहती है कि मेरी हालत तो बिगड़ती जा रही है, पता नहीं क्राउन प्रिंस का क्या होगा। टाइम हो गया था, लिनी अभी अपनी जगह पर बैठा हुआ होता है, तभी वहां पर मार्शल हे आ जाती है। उनको देखकर वो तुरंत ही उसको गले से लगा लेता है। कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें मेरे फादर से बात करना पड़ेगा। इस पर लिनी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर हाल में वहां से लेकर ही जाऊंगा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। कहता है पहले कुछ और मुद्दे हैं उनको सुलझा
समझा लो, फिर तुमसे शादी करने के लिए जरूर आऊंगा। मार्शल ये कहती है आंटी तुम कितने दिन हो गए मिस वॉन्जिन से नहीं मिले। कहता है तुम्हें उससे क्या लेना देना है, तुम्हें उससे जलन हो रही है क्या। कहती भला मुझे उससे क्या जलन होगी। कहता नहीं नहीं जलन तो हो रही है। वो उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाता है और बहुत सारे नट्स होते हैं, कहता है खा लो। कहते उसके लिए बहुत सारा पैक करा देता है। मार्शल है कंकुबाइन के लिए वो नट्स लेकर आई होती है, कहती है तुम्हारे लिए। तो ऐसे ही कंकुबाइन उसको देखती है, कहती है क्या तुम लिन की जो है बिलव्ड हो क्या। कहती है आपको कैसे पता। कहती है मैं कभी मिली तो नहीं हूँ लिनी से, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि जरूर तुम उसके ही काबिल होगी। हमारी लेटर्स पर बात हुआ करती थी, उसकी बातों से ही लगता है और तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम दोनों की सोच एक जैसी है। वैसे सही है, थैंक यू उस लिनी को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना। इधर हम देखते हैं कि मिस वॉर्निंग के फादर फिर से आते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हें चलना चाहिए। मैंने सुना है कि लिनी को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी। तुम्हें ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो सच में तुम्हारे लिए काबिल हो। कहती फादर टाइम आने पर आप देख लेना कि क्या सच है। इधर हम देखते हैं पूरे हॉल में सबको इकट्ठा किया जाता है, जो है वॉर्निंग के फादर लिनी के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े होते हैं कि इसे क्राउन प्रिंस बनाया जाए, लेकिन कुछ लोग लिनी के अपोजिट में खड़े होते हैं। लेकिन लिनी खुद ही बीच में आकर कह देता है कि ना तो मुझे क्राउन प्रिंस बनना है, ना तो मैजेस्टी मुझे आपकी भीख चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मदर के लिए आप यहाँ पर अगर स्टैंड ले पाए तो ज्यादा सही है। मेरी मदर को वो रुतबा दीजिए जो आपने कभी नहीं दिया। लेकिन उसके फादर इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मदर के बारे में बोलने की, तुम मेरे बेटे कभी नहीं हो सकते। वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। देखते हैं कि लिनी को अब हर चीज से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसकी मदर को भी कोई जगह नहीं दी जाती है। तो वो बैठकर एक जगह पर सोचने लगता है कि बचपन से ही उसके दोनों भाइयों ने उसके साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। इवन उसके फादर ने भी उसे कभी कुछ सही नहीं समझा, हमेशा उसे पलट कर मारा ही है। तो मार्शल है को लग रहा था कि यंग मास्टर अब इस दुनिया से जा चुके हैं, तो वो उनके यहाँ पर शोक मनाने जाती हैं। उसके फादर भी जाते हैं कि जहाँ पे वो सही सलामत हो बस। इधर हम देखते हैं कि रास्ते से यंग मास्टर जा रहे होते हैं और दोनों ही वहां पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग आते हैं, उसको ले जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि कौन है। हम कॉन्कोबाइन को देखते हैं जो कि किसी दूसरी जगह पर जाकर अब रहने वाले थी। लेनी अब बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। मार्शल पे ही जाते हैं, कहते हैं अब तुम्हारा ये रहन सहन है, तुम सिर्फ ड्रिंक करोगे और कुछ भी नहीं सोचोगे। कहते हैं नहीं, ड्रिंक के अलावा और भी कुछ करना। कहता है क्या। कहता है देखो यहाँ पर 2 ग्लास रखे हैं, तुम्हें लगता है कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन होगा। कहता है कौन होगा। कहते हैं ये जो बीच की जगह है ना, यहाँ पर ही वो लोग छिपे हुए हैं, जाकर पता लगाओ ताकि हम लोग अपने मकसद में आगे बढ़ पाए। और ये संदेशा जाकर मार्शल हे को भी भेज दो। मार्शल पे ही मुंह छुपाकर जाते हैं और संदेशा भेज देते हैं। डोंगडू को रिकवर करना है तो क्या तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी संदेशा नहीं आता। मार्शल पे कहते हैं देखो कितना टाइम बीत गया है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई संदेशा नहीं है। कहता आएगा भी नहीं। कहता है क्या मतलब। हम देखते हैं कहता कुछ नहीं। इधर हम देखते हैं मार्शल हे के पास उसने बहुत सारी पेस्ट्री वगैरह भी भिजवाई थी। कहती है वाह क्या बहुत अच्छी है, रावजी भी खा रही होती है। कहती है कि हाँ वैसे भी उसने जो मुझे नोट भेजा है वो तो ब्लैंक है। देखते हैं कि वार्निंग फिर से जाती है जो है लिनी से मिलने। लिनी कहता है कि प्लीज मुझसे मिलने मत आया करो, लेकिन वो कहती है मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। कहता है कौन सा गिफ्ट। वहां पर जब वो पोर्ट्रेट खोलती है तो उसमें एक पेंटिंग बनी हुई होती है। कहता है कि ये पेंटिंग तुमने बनाई। कहती है कि हाँ मैंने बनाई है, तो आपकी माँ की है, आप अपनी माँ के बहुत करीब है ना। कहता है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी माँ को हूबहू उतारा है, तुम्हारा जितना शुक्रिया कहूँ उतना कम है। वार्निंग सोचती है कि ये लिनी पहले जितना तो खुश नहीं था, लेकिन थैंकफुली कि उसने वो पोर्ट्रेट एक्सेप्ट कर लिया, यही मेरे लिए अच्छी बात है। इधर हम देखते हैं कि मार्शल पे फिर से लिनी के पास आते हैं। कहते हैं कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया कि तुम क्या करोगे। वैसे भी मुझे लगता है ना कि युद्ध बहुत तेजी से होने वाला है, तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मार्शल पे की नजर तब तक पोर्ट्रेट पर पड़ती है। कहते हैं कि बहुत अच्छी पोर्ट्रेट है, किसने बना कर दी। तो वो कहता है वार्निंग जी ने बना कर दी। कहता है ये बात जान लो लिनी की वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहता है कि मेरी और उसकी सोच एकदम अलग है। इधर हम देखते हैं जनरल अभी मरे नहीं थे, उनको होश आ जाता है कि वही बच्चा जिसे जो है कॉन्सर्ट बचाना चाहती थी। बच्चा कहता है मेरी माँ ठीक है ना। कहता है हाँ ठीक है, और आप अब बस कुछ दिन तक और यहाँ पर छिप कर रहेंगे, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। कहता है ठीक है। अभी हम इधर लिनी को देखे जिसने सोच लिया था कि वो अपनी रेपुटेशन पाकर रहेगा और अपनी माँ की जो खोई हुई रेपुटेशन है ना उसे भी वापस लाएगा।
जाएगा उसके फादर, भले ही ये चाहें या ना चाहें। इधर उसके फादर इस बात को जानकर बहुत दुखी होते हैं कि आखिर वो करना क्या चाहता है, मेरा बेटा हमेशा से मुझसे जलन करता है। जब वो पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि उसका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन लिनी ने अब पूरा मन बना लिया था। दोनों भाई फिर से फादर को भड़काने आ जाते हैं कि लिनी ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता, आपको ये जिम्मेदारी किसी ऐसे के हाथ में देनी चाहिए जो इस राजगद्दी को संभाल सके। कहते हैं तुम लोग रहने दो। कि लिनी बहुत उदास होता है, अपनी माँ को सोच रहा होता है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, तो उसे लगता है ना वो सपने में है, सपने में मार्शल ले आई है। कहता है कि तुम यहाँ पर आई मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि मैंने हमेशा सबके लिए सब कुछ किया, मैंने कभी आवाज नहीं उठाई, लेकिन इतने टाइम बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी माँ की मौत शायद जाया चली गई। मेरे फादर जो है मेरी माँ को पसंद करते हैं, लेकिन बस उन्हें कोई टाइटल नहीं देना चाहते। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे फादर कभी चाहते ही नहीं है कि मेरी माँ को कोई टाइटल मिले, वो हमेशा बिना टाइटल के रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे लिए हर कोई बस चाल चलना चाहता है, इस पैलेस में मेरे लिए रणनीतियां चली जा रही हैं, चाल चली जा रही हैं। तब यहाँ पर मार्शल ये समझाती है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तुम जैसे हो वैसे नहीं रह सकते हो, तुम्हें आंखें खोल कर देखना पड़ेगा। कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, तुमने सही कहा, मैं ही हूँ जो अपनी आंखें बंद किए हूँ। उसके गले से लग जाता है और रो रहा होता है बहुत ज्यादा। कहती सब कुछ सही हो जाएगा। असल है लिनी जो है बैठे होते हैं, लेकिन लिनी को बहुत नींद आ रही होती है, तो उसे लगता है ना कि अभी भी वो सपना ही है। कहता है तुम मेरे पास हो, मुझे तो यकीन नहीं होता है। कहते है तुम्हारे पास ही हूँ। वो उसके गले पर सो जाता है तो वो उसको किस कर लेती है। यहाँ पर वो स्माइल करने लगता है और सुबह जब वो उठता है ना तो पता चलता है कि उसने एक बहुत हसीन सपना देखा है। कहता है कि वाह कैसा सपना। कहता है बहुत ही हसीन। ताऊजी और मार्शल है उसको छोड़कर बहुत आगे आ चुके होते हैं। कहती है कि तुम वहाँ पर ज्यादा दिन तक क्यों नहीं रुकी। कहती है नहीं वैसे ही वो ठीक है। लिनी बैठा हुआ होता है, पुरानी बातें सोच रहा होता है, लेकिन उसे अब पता चल जाता है कि सच में मार्शल है आई थी, क्योंकि उसका दोस्त बता देता है। तो वो मुझसे मिलने के लिए बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ जाता है। तो ताऊजी और मार्शल एक जगह पर बैठे होते हैं, तुरंत ही वहां पर वो पहुंच जाता है। कहता है थैंक यू सो मच, तुम कल रात में मुझे लगा ना ड्रीम है। कहती है ड्रीम कैसे, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा ही खड़ी हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर हो गया। इधर हम देखते हैं कि जो लिनी का मिडिल वाला भाई होता है ना फिर से भड़काने आ जाता है अपने बड़े भाई को, क्योंकि वो ही राजा बनना चाहता था और दोनों तरफ से दोनों लोगों को भड़काने में जुटा हुआ था। जनरल को देखते हैं जहां पर उन्हें पता चल जाता है कि जो ग्रैंड चाइल्ड है किंग का वो अभी जिंदा है, उसे गांव में कहीं न कहीं देखा गया। कहता है जाओ और उसे मार दो, बिल्कुल भी मर्सी मत दिखाना। हम देखते लिनी के फादर को, जिन्हें पता चल गया था कि अब तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि लिनी ने ही हथियार उठा लिए हैं। तो उसका बड़ा भाई कहता है हमें भी लिनी के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन दूसरा वाला भाई कहता है लिनी भी हमारा भाई है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके फादर कहते हैं आप तुम दोनों यहाँ से जाओ अभी के अभी, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी है। ये बात बहुत बड़ी होने वाली थी, क्योंकि एक एक करके सारे राज्य जीते जो जा रहे थे। तब उसका दूसरा भाई कहता है कि अब क्या होगा, क्या हम लोग जीत पाएंगे लिनी से। सच में बहुत ही डेंजर सिचुएशन आ चुकी है। यहाँ पर वो बस अपना ही मकसद साफ करना चाहता था। इधर हम देखते हैं उसी सैनिक को जिसने यंग मास्टर को मारा था, लेकिन आज यंग मास्टर ने उसे बंदी बना लिया था। कहता है कि माफ कर दीजिए, क्विलिन। कहता है मुझे क्विलिन बुलाने की कोशिश मत करना, मेरा नाम लियो चेंगफेंग है। कहता है ठीक है। और वहां पर उसे एक तरह का पॉइजन दे दिया जाता है, अगर उसका एंटीडोट नहीं मिला तो वो मर जाएगा। कहता है कि अब तुम्हें ये जो पॉइजन दिया गया है, अगर एंटीडोट चाहते हो तो जो मैं कहूँ वही तुम्हें करना पड़ेगा। कहता है ठीक है, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहेंगे, बस आप मुझे जिंदा रखिए। देखते हैं वो अपने आप को ना एक रस्सी में बंधवा लेता है। कहता है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है। कहता है कि हाँ मुझे पता है, बस आप मुझे एंटीडोट दे दीजिए, मैं बहुत ही अच्छी एक्टिंग करूंगा। उधर से हम देखते हैं ग्रेट गवर्नर जनरल आ जाते हैं। कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो। कहता है नहीं छोड़ूंगा, ये सब मैं लिनी के कहने पर कर रहा हूँ, क्योंकि लिनी ने मुझसे कहा है, मेरे पास भी मजबूरी समझिए। लेकिन यहाँ पर ग्रेट गवर्नर जनरल कहते हैं मैंने कहा ना छोड़ो वरना बहुत बुरा होगा। कहता है मैं नहीं छोड़ सकता अंकल। अब हमें पता चलता है कि वो ग्रेट गवर्नर जनरल का नेफ्यू ही होता है, और ग्रेट गवर्नर जनरल कहते हैं तुम मेरे नेफ्यू हो, छोड़ दो उसको। कहता है मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ जो है तीर उठा लेते हैं, जहाँ पर यंग मास्टर अच्छे से जानते थे कि ग्रेट गवर्नर जनरल का निशाना बहुत पक्का है, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, अपना उसके पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो तीर मारते हैं ना, तो यंग मास्टर होते हैं ना थोड़ा सा हट जाते हैं, वहां पर उसके गले पर तीर लग जाता है। मरते मरते वो जो है यंग मास्टर की तरफ इशारा तो करते हैं, लेकिन ग्रेट गवर्नर जनरल समझ नहीं पाते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इधर है कि लिनी जो है मार्शल है कि कैंप में आ गया था और वहीं पर रहने लगा था। कहती फादर आ गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। कहता लो मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें बनाई है, खाओ। दोनों साथ में बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन दूर से उसके फादर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कहते हैं कि मार्शल है चलो मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
रूम में जाती है, यंग मास्टर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। आप अच्छे हैं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। कहती है हम दोनों ने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की। माशाल्लाह फिर से जाती है लिनी से मिलने के लिए। कहता है कि क्या हुआ? कहती है यंग मास्टर जिंदा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत खुशी वाली बात है ना। कहता है देखो वो तुम्हारा रियल ब्रदर नहीं है, तो मेरे सामने उसकी बड़ाई मत किया करो। कहती है अरे अब तुम भी ना, आप जलन मत करो ना। कहता है जलन नहीं कर रहा हूँ। तो वो उसको किस करने लगता है, इधर उधर देखता है फिर किस करने लगता है। यंग मास्टर को पता चल जाता है कि लिनी भी कैंप में है। कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि अभी भी कैंप में है। मैं तो सबको मारूंगा, लेकिन सबसे पहले इस लिनी को मारो, उसको एक जाल में फंसाना है। अब वहां पर जो है वो एक प्लान बनाता है। प्लान के हिसाब से वो जाता है ग्रेट गवर्नर जनरल के पास कि थैंक यू फादर कि आपने मेरी जान बचाई। कहते हैं कि हाँ, मेरे आदमियों ने बताया तब मैं बचाने आया। पास्ट की बातें भूल जाओ, अभी प्रेजेंट में जियो। वैसे भी मैं सबसे कह दूंगा कि तुम मेरे गोद लिए बेटे हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम मेरे आज भी बेटे हो। कहता है थैंक यू फादर। यहाँ पर ग्रेट गवर्नर जनरल कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढना चाहता हूँ, जिससे हम लोगों का खानदान आगे बढ़ सके और तुम्हें बच्चे हो। और उसका मुंह उतर जाता है कि आखिर फादर ने जो है मार्शल हे से शादी करने को क्यों नहीं कहा। अब वो थोड़ा मुंह बनाता है, लेकिन फिर कहता है थैंक यू फादर, जैसा आप कहें। थोड़ी देर बाद वो जो है उसके लिए सूप लेकर आता है कि फादर मैंने इसे अपने हाथों से बनाया, मैं आपको बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आप पी लीजिए। वो पी लेते हैं और वहां से वो चला जाता है। जैसे ही जाता है तब तक उधर से लिनी आ जाता है कि मुझे आपसे बात करनी है कि जो कुछ भी चैंगझाओ में हो रहा है उसमें कुछ इशू क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन अचानक से हेड गवर्नर के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। लिनी ही को चारों तरफ से सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। कहा जाता है कि इसे बंदी बना लो, इसने जो है ग्रेट गवर्नर जनरल को मारने की कोशिश की है। लेकिन लिनी कहता है मैंने मारने की कोशिश नहीं की है। यंग मास्टर कहते हैं कि तुम हमेशा से ही मुसीबत खड़ी करते आए हो, इसीलिए इसे के अभी यहाँ पर मार दो। मैंने कहा मारो। और वहां पर तीर उसके ऊपर चल जाती है। अंदर हम देखते हैं मार्शल हेटाओ जी जो है ग्रेट गवर्नर जनरल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉइजन पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। पहले बाहर भाग कर आती है और यंग मास्टर से कहती है कि तुम लिनी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। कहता है क्यों नहीं कर सकता, अभी भी तुम डिफेंड कर रहे हो, जबकि इसने तुम्हारे फादर को मारने की कोशिश की है। कहती है इसने नहीं की है। कहता है अब तो सुधर जाओ, कम से कम आंखों देखी नहीं सुधरे हो। कहती है मैंने कहा ना इसने कुछ नहीं किया है। कहती है मैंने भी कहा ना कि इसे जाने दो, इसने भी कुछ नहीं किया है। अब वहां पर तुरंत ही यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है कि लिनी को मारो अभी के अभी। तो जो मार्शल है होती है उनको भी गुस्सा आ जाता है, वो गले पर तलवार रख देती है यंग मास्टर की, लिनी को जाने दो वरना तुम्हारा गला अभी यही काट दूंगी। मार्शल है को इतने गुस्से में यंग मास्टर देखते हैं, कहते हैं जाने दो लिनी को। वैसे भी तुमने यहाँ पर धोखा देने की कोशिश की है, एक थिएटर को भगाने की कोशिश की है, तो तुम्हें जेल में डाला जाता है। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ताऊजी आती भागकर कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यंग मास्टर कहते हैं ताऊजी को भी जेल में डाल दो, क्योंकि ये भी उसी के लायक है। लेकिन अचानक से जो लिनी का दोस्त होता है ना, ताऊजी को बचाकर लेकर चला जाता है। यंग मास्टर कहते हैं कि फाइनली तुम आ गई। वैसे तुम यहाँ पर आई हो, अच्छी बात है। लिली ने बहुत ज्यादा बहुत बेकार किया। कहती लिली ने कुछ भी नहीं किया। कहता है इतना ट्रस्ट क्यों करती हो, मुझे बताओ ना, क्यों ट्रस्ट करती हो। कहती है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे उसकी सिंगल डिटेल पता है, तुम्हारे बारे में भले ही कुछ ना पता हो। कहता है ठीक है फिर अब तुम भी तैयार हो जाओ। कहती किस चीज के लिए। कहता है कि फादर की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुमसे शादी करूँ, तो कम से कम उनकी ये रिक्वेस्ट तो तुम फुलफिल करोगी ना। कहती क्या मतलब। कहता है कि हाँ चलो फादर से मिल लो। वो जाती है, कहती फादर उठो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती मैं अपने फादर से अकेले मिल सकती हूँ। कहता है नहीं नहीं, अकेले नहीं मिल सकती हो, ये गलत होगा, चलो तुम अपने रूम में चलो। सारे सैनिक बहुत नाराज होते हैं कि आखिर ऐसे कैसे लिनी को उन लोगों ने वहां से भगा दिया, थिएटर घोषित कर दिया। रावजी आकर बताती है ग्रेट जनरल को जो है पॉइजन दिया गया है। तो लिनी कहता है किस तरह का पॉइजन। कहती है कि मैं तो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई, तो पॉइजन नहीं पता है। इधर यंग मास्टर अभी भी जो है उसे भड़काने में जुटे हुए थे कि तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। कहता है कि बस मुझसे शादी कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब वहां पर वो उसे धमकी देकर चला जाता है और कहता है दरवाजा इतनी टाइट बंद करना कि एक पंछी भी अंदर पर ना मार पाए। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। एक वहां पर लेडी आती है, कहती है कि मिस तैयार हो जाइए, कब तक इतनी देर करेंगी, हमारे मैजेस्टिक क्वीन आपका वेट कर रहे हैं।
कहती है मुझे क्विलिन से मिलना है। क्विलिन अंदर जाता है, कहता है कि क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हो। कहती है कि तुम ही थे ना जिसने मेरे फादर को पॉइजन दिया, बताओ ना किस तरह का पॉइजन दिया। कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, खुशी के मारे पागल हो गई हो क्या। कहती है हाँ मुझे सब पता चल गया है। कहता है पता चल गया है तो इतना जान लो कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे फादर को मार दूंगा। कहती है मेरे फादर के लिए तुम मुझे धमकी दे रहे हो। हाँ धमकी दे रहा हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। देखो ना मैं तुम्हारे लिए हेयरपिन बनवा कर लाया हूँ, अपने हाथों से बनवाई है, तो देर मत करना, जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। वो बाहर निकलता है, देखते हैं कि वो तैयार होकर बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर होते हैं उसके फादर को बाहर बुलाते हैं। कहते हैं देखो ना फादर, मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस आप देखते रह जाओ, इस जगह को मैं ही संभालूंगा, आपकी बेटी को भी मैं ही संभालूंगा। अब जब शादी जो होने वाली है तो पूरी की पूरी ज्वेलरी भी मार्शल के पास पहुंच जाती है। और शादी के टाइम वो जानबूझकर बस मार्शल का मजाक उड़ाना चाहता था कि देखो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर रहा हूँ, तुम ऐसे लाचार पड़े हुए कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे ड्रिंक पीने को कहते हैं तुरंत ही यहाँ पर मार्शल उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मार्शल को गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही सब पर भारी थे, सबसे अकेले ही लड़े जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर यिंग और लिनी भी आ जाते हैं। पता चलता है कि जितने भी आदमी पीछे खड़े हैं असल में तो वो उनके हैं ही नहीं, ये जीसो के लोग हैं। और जीसो से जो मार्शल थे ना उनका 36 का आंकड़ा था, एक हिसाब से कहा जाए तो खानदानी दुश्मनी। यहाँ पर मार्शल को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहता आपने मुझे कब अपना बेटा माना। कहते हैं मार्शल कहते हैं मैंने तुम्हें सच में अपना बेटा माना, लेकिन उन्होंने वो सबके सामने कह देते कि ये मेरा बेटा नहीं है, अभी के भी यहाँ से लेकर जाओ, जेल में डाल दो। ईशो के जितने भी लोग थे ना ऊपर से जो है तीर का निशाना बनाकर खड़े हुए थे। तो यिंग अपने फादर को समझाती है कि फादर जाने दीजिए, आगे जो है हमारे सैनिक खड़े हैं इसको पकड़ने के लिए। हम देखते हैं वो लोग आगे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग तो वहां से भी भाग जाते हैं। यिंग अपने फादर को बता रही होती है कि फादर आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं लेकिन अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कहती है फादर मुझे पता है, आप बस मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका सर कभी भी नहीं झुकने दूंगी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। कहते हैं ठीक है। अभी हम देखते हैं वहां पर अब वो पूरी जिम्मेदारी ले लेती है एक लड़के की तरह, क्योंकि अपने फादर का वो बोझ कम करना चाहती थी। इधर देखते हैं लिनी बैठी होती है, यिंग उससे मिलने आता है। कहता है अब मैं तो जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे कैंप में वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर यिंग कहती है कि तुमने ऐसे कैसे मेरे फादर को ठीक किया। पता चलता है कि एक रात को जो है लिनी गया था टाउजी के साथ, और वहां पर जो यिंग के फादर मीन्स मार्शल थे उनको एंटीडोट दे दिया था, इसी वजह से वो ठीक हो गए थे। इधर हम लिनी के फादर को देखते हैं और उनकी माँ को भी देखते हैं जो शायद स्टेप मॉम होती हैं, और वहां पर वो शादी की बात कर रही थी कि अगर हमारे 3 बेटों में से किसी की भी शादी यिंग से हो जाए, जो कि अभी अभी पता चला है कि जो सल है उनकी बेटी है, तो हमारे यहाँ का जो रुतबा है ना और भी बढ़ जाएगा। कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, तुम एकदम सही सलाह देती हो मुझको, लेकिन मैं अपने तीनों बेटों में से आखिर किसकी शादी कराऊं। उसकी बेटी तो वैसे भी बिल्कुल समझदार होगी, रफ टाइप होगी, आर्मी में जो है। अब जो है यिंग अपनी लड़की वाले अवतार में आ गई थी कि हमेशा वो ऐसी ही रहेगी। इधर हम देखते हैं लिनी जाता है जो है यिंग के फादर के पास कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि चैंग जाओ, मैं कुछ दिन के लिए रुकने वाला हूँ, लेकिन आगे की तरफ मेरी रफ्तार बढ़ती जाएगी, क्या आप मेरा साथ देंगे, एडिक्ट पास करेंगे। कहते हैं ठीक है, अभी के लिए तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात जरूर करूंगा। कहता है लेकिन आपको टोंग को पास करने के लिए मुझे इजाजत देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। कहते हैं ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई तो यहाँ पर क्या उसका हर्जाना मांगने आया। कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इधर वो बहुत गुस्सा होते तो यिंग समझा रही होती है कि फादर मैं लिनी को बहुत प्यार करती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके फादर कहते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी हम देखते हैं लिनी और जो यिंग होते हैं साथ में बैठे होते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं मैजेस्टी का पोता होता है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिक थे मीन जनरल थे उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा था उसको मारने के लिए, और वहां पर सभी को बहुत घायल कर दिया जाता है और उसके बच्चे को भी ले जाया जाता है साथ में कि प्रिंस तो उनके साथ चलेंगे। लेकिन जो उनके साथ मास्टर होते हैं वो खाई में नीचे गिर जाते हैं, वो बहुत ऐसे चिल्लाता है मास्टर। पता है जनरल कहते हैं नीचे बैठो। कहता है मैं तुम्हारे साथ धोखेबाज के सामने नीचे नहीं बैठूंगा। कहता है तुम तो बिल्कुल अपने परिवार वालों जैसे ही हो। इधर हम देखते हैं कि लिनी के फादर ने हर तरफ मीटिंग बुलाई होती है कि किससे शादी कराई जाए।
लेकिन लिनी की शादी इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि उसने क्राउन प्रिंस बनने से मना कर दिया था। तो कहीं न कहीं ये भी दिक्कत वाली बात थी। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर सबका फैसला होता है कि किसी एक को चुनो ताकि हम लोग अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा सकें। इधर यिंग और लिनी दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग टोंग पास से निकलेंगे और आगे के राज्यों के ऊपर आक्रमण करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इस जनरल का खात्मा करना पड़ेगा क्योंकि जो कंकुबाइन थी उन्होंने लिनी को लेटर लिख दिया था। उन्होंने लिनी को लेटर लिख दिया था कि प्रिंस की जान खतरे में है। तो अभी यहाँ पर जनरल को भी पता चल गया था कि अब हम लोगों की लास्ट बैटल होने वाली है, आमने सामने अंतिम दौर चल रहा है। यहाँ पर लिनी कहता है कि छोड़ दो प्रिंस को, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर जनरल का कहना होता है कि तुम यहाँ पर अपनी जान लो लिनी, प्रिंस को छोड़ दूंगा अगर तुम ये प्रॉमिस पूरा करते हो तो ठीक है। वहां पर अपना गला लिनी काटने ही वाला होता है तब तक यिंग आ जाती है एक दूसरे बच्चे को लेकर कि असली राजकुमार ये है, ये तो झूठ बोल रहे हैं और क्या आइडेंटिटी है कि यही है। वहां पर वो उसको लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं उसके मास्टर भी आ जाते हैं। मास्टर जो है प्रिंस को लेकर चले जाते हैं और लिनी के साथ जो जनरल होते हैं उनका अंतिम युद्ध चल रहा होता है और वहां पर उनको हरा देता है। लेकिन जो जनरल होते हैं वो लिनी के हाथों से मरने से अच्छा है कि अपने आप ही अपना गला काट लेते हैं और अंतिम टाइम पर उन्हें अपनी कंकुबाइन की ही याद आती है। मतलब कि वो उनसे सच्चा प्यार करते थे और कंकुबाइन भी शायद करती थी, लेकिन उनके लिए फर्ज ज्यादा जरूरी था। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि वो बच्चे को लेकर आई थी, ये बात लिनी को पसंद नहीं आई थी क्योंकि लिनी कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता है। बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक बच्चे को लेकर आई हो, कि मेरे लिए राज्य की तो देखभाल जरूरी है लेकिन तुम्हारी जान भी ज्यादा जरूरी है। कहता है मैं अपनी जान बचा सकता था। कहती कैसे बचा सकते थे, तुम तो अपनी जान देने ही वाले थे। कहता आज के बाद मुझसे बात मत करना क्योंकि इतनी गहन समस्याओं पर इतना मजाक सही नहीं है। और अब हम देखते हो दोनों दूर दूर चले जाते हैं, बात तक नहीं करते हैं, लेकिन उसका फायदा शायद कोई और उठाने वाला था। इधर हम देखते हैं कि कोयलिन आ जाता है मिलने जो है लिनी के दूसरे वाले नंबर वाले भाई से, जहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोटी सी जगह से बहुत बड़े जगह तक पहुंचा सकता हूँ, बस तुम्हें जेंगसी आर्मी को अपने काबू में लेना पड़ेगा किसी भी तरीके से। उस लिनी की शादी यिंग से नहीं होनी चाहिए। तो तुरंत देखकर पहचान जाता है कि मैं समझ गया। मतलब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। इधर यिंग बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं होती, याद तो बहुत आती है, इसीलिए टाउजी मिलकर फैसला लेती है कि वो कुछ ना कुछ करेगी। वो जाती है और हर रोज एक नया प्लान बनाती है कि इन दोनों को मिलाया जाए। तो कभी केक्स बनाकर भेजती या कभी कुछ, लेकिन यहाँ पर लिनी का दिल तो पिघलने वाला नहीं था। वो कहता तुम्हें याद नहीं आती क्या? कहती है कि उसने भरोसा नहीं किया। इधर हम देखते हैं कि क्विलिन बहुत ही होशियार होता है, लिनी को मारने का प्लान बना रहा था, लेकिन लिनी बहुत दूर जा चुका था यिंग से। इस टाइम वो चाह रहा था कि वो लिनी यिंग के कैंप में आए तब उसे मारा जाए क्योंकि उसे उसके ही कैंप में मारना थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए वो इंतजार कर रहा था। इसके लिए उसने यिंग को जो है पॉइजन दे दिया था। 24 घंटे में उसको एक डोज देनी होती है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। टाओजी बार बार कहती क्या हुआ तुमको? वो जब चेक करती कहती है तो बहुत ही रेयर पॉइजन है। वो तुरंत जाकर लिनी को बताती है कि सच में यिंग की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वो सोचता है कि ये मजाक कर रही है, सिर्फ पास में आने के बहाने है। पर सोचता खड़ा रहता है। इधर लिनी टाउजी पूरी रात जो है उसकी देखभाल किया करती है, लेकिन लिनी नहीं जाता है। उसे अभी भी लगता है मजाक है। वो यिंग की हालत जब ज्यादा खराब हो जाती है और बाहर हम क्विलिन को देखते हैं जो अभी भी इंतजार कर रहा होता है कि मैंने इससे बदतमीज इंसान नहीं देखा है। मतलब वो प्यार नहीं करता है। लिनी से उसका दोस्त कहता है जाओ जाओ प्लीज जाओ, लेकिन इधर हम देखते उसे एंटीडोट देना ही पड़ता है। अब वो पहले से ठीक थी। लिनी तब सुबह जाता है, लेकिन तब यिंग बात करने से मना कर देती है कि जब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है तो क्या किया जाए। कहता है माफ कर दो, मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। कहती है मजाक? सच में तुम्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन में भी तुमसे मजाक करूंगी? नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने मत आना। यो हाइनेस प्लीज यहाँ से जाओ, और जो भी आज के बाद जितना भी मामला होगा उसे मैं हैंडल करूंगी, आपसे मतलब नहीं होना चाहिए, और आप क्राउन प्रिंस बन जाए तो बेहतर होगा। कहता है मैं क्राउन प्रिंस नहीं बनूंगा। कहती है ठीक है फिर आगे के फैसले मेरे होंगे। कहता है सच में मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कहती लाइक करना और ना करना अलग बात होती है, लेकिन शादी के फैसले तो माँ बाप ही लेते हैं। लिनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, रास्ते से जा रहा होता है। क्विलिन के आदमी उसको मारने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन तब तक उसका दोस्त अपने सैनिकों के साथ आ जाता है तो उसका प्लान फेल हो जाता है। टाओजी अभी भी बहुत उदास होती है कि क्या किया जाए इन दोनों को मिलाने के लिए। इधर हम देखते लिनी बैठा हुआ होता है। उसका दोस्त कहता है सारी फसाद की जड़ तुम हो, तुम्हें जाना चाहिए था, फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ भी बन सकती थी, लेकिन तुमने इतना ध्यान नहीं दिया। तो लिनी होता है ना, उसकी नानी भी मिलने आ गई होती है।
है कि नानी कैसी हो? कहती है बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो तुमसे मिलकर सच में बहुत हैप्पी हो गई हूँ। और यहाँ पर सिर्फ उसकी दोस्त जो थी मिस गो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है कि इन्हीं की वजह से यहाँ पर मुझे लाया गया है, क्योंकि वो बस अपना नंबर बढ़ाना चाहती थी लिनी से शादी करने के लिए, लेकिन लिनी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लिनी उसको थैंक यू बोलता है। इधर हम देखते हैं कि जो उसका सेकंड नंबर वाला भाई होता है ना, वो जाता है अपने फादर के पास, कहता है फादर क्यों ना मैं यिंग से शादी कर लूं, इससे कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। कहता है भला तुम क्यों शादी करोगे? कहते हैं ऐसे रफ लड़की को तुम हैंडल कर पाओगे? कहता है फादर सच में मैं हैंडल कर लूंगा। इधर हम देखते हैं यिंग के फादर को भी पता चल जाता है कि उधर से रिश्ता आया है। तो पहले तो यिंग थोड़ा सा घबराती है, लेकिन कहती है कोई बात नहीं, जैसा जो चल रहा है चलने दीजिए। अब पूरी सभा के सामने कहा जाता है कि आखिर यिंग से शादी कौन करेगा, क्योंकि उसके फादर अभी भी सेकंड नंबर के बेटे को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझन में थे। वो चाहते थे कि अपने बड़े बेटे से शादी करा दी जाए, लेकिन की ऑलरेडी वाइफ है, वजूद अगर शादी कराई गई तो भी ठीक ही है। कहीं ना कहीं उसके फादर का सोचना था। इधर हम देखते हैं लेनी चुपचाप बैठा हुआ होता है, उसको बताया जाता है कि तो क्या तुम अपने प्यार को ऐसे ही छोड़ दोगे, उसे जाने दोगे? उन दोनों को बस तुम ना कार्ड देने जाना और एक गिफ्ट देने जाना कि साथ में दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोशिश मत करना। फिर हम देखते हैं क्विलिन को पता चलता है कि लिनी अभी भी सिर्फ शादी तो करना चाहता है यिंग से, लेकिन अभी अपने फादर की जिद के आगे वो नहीं समझ रहा है। लेकिन क्विलिन को ये भी पता चल गया था कि उसके सेकंड नंबर वाला भाई जिससे वो मिलने गया था वो भी शादी करना चाहता है। कहता है टाइम आने पर मैं बता दूंगा यिंग को कि मैं जितना प्यार उससे करता हूँ उतना प्यार उससे कोई भी नहीं करता है। अभी हम देखते हैं कि शिक्यू बैठा हुआ होता है मिस गू के फादर के पास, जहां पर वो उससे पूरे राजपाट के बारे में बातें कर रहा होता है, जितना भी रेवेन्यू होता है और जो कुछ भी होने वाला था। इधर मिस गू बैठी हुई होती है और उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें इस तरह जो है शिक्यू के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैंने उससे आज बात की तो पूरी तरीके से लग रहा था कि वो यिंग के प्यार में पागल है, तो तुम्हें उसके बीच में नहीं आना चाहिए। प्यार है, टाइम आने पर वो भी मिट जाएगा, बस एक बार मैं जो है वहाँ की क्वीन बन जाऊं। इधर हम देखते हैं यिंग बैठी हुई होती है और आज उसे राजसभा के अंदर जाना था। ऐसे ही वहां पर यिंग जाती है तो राजा तो उसको देखकर एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक सिटी पूरी की पूरी यांग झाओ राजा को जो है यिंग ने दे दी थी कि ये आपकी ही है और आपकी ही होनी चाहिए। अब राजा अपनी वाइफ के पास जाते हैं, कहते हैं कि एक पूरी नोबल लेडीज को बुलाओ, वहां पर यिंग को भी बुलाओ, सम्मानित करो। कहती है ठीक है। इधर हम देखते हैं कि मिस गो अपने फादर से बात कर रही होती है कि मिस कोई कहाँ तक गई, एक कदम आगे चलेंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यांग झाओ दे देंगी। इधर सब लोग साथ में बैठे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। नोबल लेडीज के बीच उसको बुलाया जाता है, वहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर दो जोड़े बनाए जाते हैं, दो जोड़ों में से यिंग और उसका सेकंड भाई मिस गू और जो शिक्यू होता है उसकी एक जोड़ी बनती है। जोड़ियों के बीच में एक खंबे पर चलना होता है, कोई नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो यिंग होती है ना, वो क्या करती है ना, वो पूरा का पूरा रोप अपनी तरफ खींच लेती है और चारों तरफ घुमा देती है और शिक्यू को किस भी कर लेती है। जैसे ही किस करती है तो कहता है कि तुमने ये क्या किया, कि ये चुपके से किया, किसी को नहीं पता चलेगा। यहाँ पर दो हेयर पिन दी जाती हैं उसे गिफ्ट के रूप में, तो वो पहली मिस गो को दे देती है, सेकंड जो है शिक्यू को दे देती है कि ये तुम्हारे लिए। यहाँ पर क्वीन तो एकदम खुश हो जाती है। लिनी कहता है तुमने ये क्या किया? कहती कुछ नहीं किया, जो मुझे मेरा मन था वो मैंने किया। तभी उसका सेकंड भाई आ जाता है उसका पीछा करने के लिए, लेकिन देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि लिनी उसे पीछे लेकर चला गया था। तो यिंग होती है ना, वो मंदिर जाने वाली होती है, तो सेकंड भाई जैसे ही वहाँ पर शिक्यू को जाता है तो ताऊ जी मना कर देती है कि वो तो पहले ही चली गई है। तो ये पूरे टाइम शिक्यू की याद में वो बैठी हुई होती है और वहाँ पर जो है यिंग उससे सिर्फ एक गुजारिश करती है कि आज का दिन तुम सिर्फ मेरे साथ गुजार लो। कहता है ठीक है चलो। हम देखते हैं रात भर शिक्यू को नींद नहीं आती है, यिंग को भी नींद नहीं आती। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे और एक दूसरे को याद कर रहे होते। तभी बाव आते हैं और वो उसको समझाते हैं कि तुम्हें अपना रिश्ता इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए। इधर हम मिस गो को देखते हैं, तो शिक्यू की नैनी है ना, उससे बात कर रही होती है। बहुत अच्छे बन बनाए हुए होते हैं खाने के लिए, शिक्यू के लिए भी बनाए होते हैं। वो बेहोश हो जाती हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, पता चलता है उनकी डेथ हो गई है। वो बहुत रोता है। मिस गो कहती है कि वो तो एकदम अच्छी थी, बैम्बू स्टिक के पास गई थी, बोली थी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे बन बनाएंगी, लेकिन उसके बाद वो उठी ही नहीं। शिक्यू अपनी नैनी को पकड़ पकड़ कर रोता है। इधर यिंग को भी पता चल जाता है कि उसकी नैनी की डेथ हो गई। कहती है बहुत दुखी होगा वो बन खाने चलता है जो नैनी ने बनाए थे। तुरंत ही बाव को बुलाता है और बोलता है कि इसमें पॉइजन था, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे बताया गया है जरूर कुछ ना कुछ
कुछ गड़बड़ है, पूरी जांच पड़ताल करो। वहाँ पर यिंग आई हुई होती है सीक्यू को देखने के लिए, लेकिन सामने नहीं जा पाती है, पीछे से ही चली जाती है। टाओजी कहती है क्या हुआ, कहती है कुछ नहीं। पता चलता है बड़े भाई के पास सीक्यू पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि सारा का सारा नैनी को मारने का प्लान उसके बड़े भाई का था। कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ। अपने फादर के पास जाता है, कहता फादर प्लीज बचा लो, वो मुझे मारने आ रहा है। उसके फादर कहते जाओ और उसको रोको। इधर हम देखते हैं कि यिंग कहती है कि महल के हालात कैसे हैं, कहती है कि सीक्यू पूरी तरीके से पागल हो गए, वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। हम देखते हैं नैनी को मारने का प्लान किसी और का नहीं, मिस गू का था। कहती है कि उसके पास ना तो विटनेस है ना ही एविडेंस है। उसके फादर उसे फिर से समझाते हैं कि तुम अगेंस्ट नहीं जा सकते हो सीक्यू के। कहती है कि मैं जाऊंगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बड़े भाई को दंड देने का टाइम आ गया था, तो उसका दोस्त समझाता है कि महल में उसे सजा दी जाएगी, तुम चिंता मत करो, कि सजा तो देनी ही पड़ेगी। राजा दिल से हार जाते हैं कि आखिर मुझे अपने सबसे लाडले बेटे को सजा सीक्यू की वजह से मैं क्यों दूं, वैसे भी मेरा बेटा इतना परेशान है। तो वो बड़ा भाई आता अपने फादर के पैर पड़ता है कि फादर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता हूँ। कहते तुम्हें जाना ही पड़ेगा मेरे बेटे, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें इस हालत में नहीं दे सकता हूँ। हम क्विलिन को देखते हैं जहाँ पर उसने जो है सीक्यू को मारने का प्लान बना लिया था, क्योंकि अब नैनी के अंतिम विदाई देनी थी और प्लस उसका भाई भी उधर से जा रहा था, तो दोनों को एक साथ मारने का प्लान था। बड़े भाई को छोड़ने के लिए राजा भी साथ में जा रहे होते हैं, और इधर नैनी के अंतिम यात्रा के लिए सीक्यू जा रहा था, लेकिन उसे पता चल जाता है कि कोई ना कोई है। वहां पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इधर दूसरे कैरेज पर भी हमला कर दिया जाता है। राजा कहते ये क्या है, और उस पूरी टुकड़े के साथ बाव के साथ जितने दोस्त होते हैं वो सब होते। राजा डर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उनको एक जगह पर छिपा कर रख दिया जाता है। अब उसका बड़ा भाई बहुत खुश हो जाता है कि फादर आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते थे ना, आपको ही मार दूंगा और देखना सब कुछ सही हो जाएगा। उसके फादर कहते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कहता है आपने भी तो नहीं माना ना, मुझे आपको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहते क्या मतलब, तुम मेरे सबसे फेवरेट बेटे होता था। उसका सेकंड भाई भी आ जाता है, बड़े भाई के पास जाता है और उसके तलवार आर पार कर देता है। कहता तुमने ऐसा क्यों किया, कहता है कि सब कुछ तो करना ही पड़ा ना। अब उसके बड़े भाई को पता चल जाता है कि शुरू से लेकर अंत तक जो भी षड्यंत्र रचे गए वो उसके भाई द्वारा रचे गए, ना कि किसी और के द्वारा। वो उसको वहां पर मार देता है। हम देखते हैं कि बाव और सारे सैनिक लड़ रहे होते हैं, लेकिन सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से एक एक करके वहां पर सबको घेर लिया जाता है। धीरे धीरे बाव के जितने सैनिक होते हैं ना उनको मरना पड़ता है। सीक्यू कहता है ऐसा नहीं हो सकता। बाव जाता है एक एक को बचाने के लिए, लेकिन कितनों को बचाता है और धीरे धीरे वहां पर सबकी डेथ हो जाती है। सीक्यू कहता है कि बाव रुक जाओ। बाव लास्ट तक अपनी जिद पर खड़े रहते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा आता है कि वो सीक्यू को बचाने के लिए जितनी भी तीरें होती है ना उनकी बॉडी में चुभ जाती है। वो यहाँ पर सीक्यू बहुत तेज से रोता है, क्योंकि भी तलवार आर पार होती है, बहुत सारे तीर भी लगे होते हैं, लेकिन अपने भाई के किए गए इस तरह हमले को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और उसका भाई तो खूब तेज राक्षसों की तरह हंस रहा होता है कि देखा ना तुम्हारा यही अंजाम होना था। उधर से यिंग भी तेजी से आ रही होती है, उसके एक तीर लगता है और वो जमीन पर ढेर हो जाता है और वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। राजा को बचा लिया जाता है। सीक्यू की हालत थी, यिंग उसे देख देख कर बहुत तेज से रोने लगती है कि उठो ना प्लीज उठो ना। बाव की डेथ हो चुकी थी, तो उसका दोस्त जो होता है तेज से रोता है कि प्लीज उठ जाओ उठ जाओ। सीक्यू को अपने दोस्तों की सारी याद आ रही होती है, वो सारी यादें जो उसने उन लोगों के साथ बिताई थी कि उन लोगों की डेथ हो गई। उसके मुंह से अभी भी ब्लड निकल रहा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पूरे टाइम यिंग रोया करती है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान पर देना पड़ेगा। मुझे पता है ये सिचुएशन इतनी टफ है कि तुम इतनी आसानी से इससे नहीं निकलोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। वो तब भी रोता रहता है कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों की जान गई, उन लोगों ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आज क्या हुआ। टाउजी भी जाती है, सिर्फ एक ही दोस्त उसका बचा था, उसको गले लग लग कर खूब रोती है, कहती है कि सब कुछ सही हो जाएगा, प्लीज इस तरह मत रो। इधर रात हो जाती है तो सीक्यू उठता है अपनी जगह से और बाहर की तरफ निकलता है। यिंग के पास जाता है और कहता है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन मैं इस तरह यहाँ पर नहीं रह सकता। सुबह होती है तो सीक्यू गायब होता है। पता चलता है वो मंदिर गए अपने दोस्तों को लास्ट अलविदा कहने। वो वहां पर सबके नाम की ड्रिंक जमीन पर गिराता है और कहता है माफ कर दो मुझे। उसके मुंह से ब्लड निकलता है, वो वहीं पर बेहोश होने वाला होता है। तभी फिर से उठता और सामने यिंग खड़ी होती है, कहती है कि तुम यहाँ पर आ गए, चलो ना घर चलो, क्योंकि तुम इस तरह अगर बाहर रहे तो तुम्हारे साथ भी
बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए तुम्हें अब घर चलना ही चाहिए। राजा को भी होश आ जाता है और पता चलता है दोनों बेटों ने ही सब कुछ किया, लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लगता है कि सीक्यू ने उन्हें से भड़काया होगा। मेरे दोनों बेटे तो बहुत अच्छे थे, वो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। मतलब राजा अपने दोनों बेटों के प्यार में इतना पागल थे कि किसी और का सुनते ही नहीं है। फिर सीक्यू ही अकेला बचा है तो उसे ही अब वहां का प्रिंस घोषित करना पड़ेगा। इधर मिस गो को भी पता चल जाता है सीक्यू ही अगला किंग बनेगा। कहती है ठीक है, अच्छी बात है, मेरा भी प्लान आगे की तरफ बढ़ाया जाए। इधर यिंग अभी भी सीक्यू की हेल्प कर रही होती है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, और उसकी नाप भी लेती है। पीछे से हक करती है कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। उसे हंसाने की कोशिश करती है। इधर हम देखते हैं कि अब सीक्यू महल में जाने वाला था। इसकी वजह महल में जाने वाला था, लेकिन उससे पहले आंट से मिलने जाना चाहता था। वो किंग नहीं बनना चाहता था, इसीलिए चाहता था कि जो ग्रैंडसन है, मीन जो आंट का बेटा है, वो वहाँ का किंग बने। लेकिन आंट पूरी तरीके से मना कर देती है कि मेरा बेटा भी किंग नहीं बनेगा, वो बहुत छोटा है। मुझे लगता है इस पूरी कंट्री को अभी तुम ही संभाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल हालत में है। जो जनरल हान होते हैं, जिन्होंने उस बच्चे को बचाया हुआ होता है, वहां पर सीक्यू उनको धन्यवाद बोलता है। क्योंकि क्राउन प्रिंस बनने का टाइम था, तो वहां पर जो है सीक्यू को क्राउन प्रिंस बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वीन कहती है तुम्हें हर चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए। किंग से कहते हैं और अपने बेटे की शादी कराने के बारे में सोचना चाहिए। कहते हैं कि किससे शादी कराएं, किसी अच्छी लड़की को। तो क्वीन कहती है मिस कोई कैसी रहेंगी, उन्हें मैंने बैंक्वेट में देखा था, वो काफी अच्छी हैं। कहता नहीं नहीं, मेरे बेटे के लिए मिस कोई ठीक नहीं है, किसी और लड़की को ढूंढो। तो कहता है ठीक है, जनरल की बेटी जो है ना, मिस गो की वाइफ बना देते हैं। इधर सीक्यू इन सब चीजों से वाकिफ नहीं था कि उसके लिए जो है जनरल की बेटी चुनी गई है। लेकिन सीक्यू पूरी तरीके से सबके सामने मना कर देता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मिस गुई से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। राजा उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं कि उसका दोस्त पेईशवान उसे समझाता है कि तुम्हें इस तरह सारे मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो इस टाइम तुम्हें मिस गू से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनके पास पावर है और तुम इस पावर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो। यिंग जाती है आंट से मिलने। आंट उसको समझाती है कि ये वर्ड बहुत बड़ा है, तुम्हें अपने प्रोमिसेस और क्राउन प्रिंस की वाइफ बनने के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउन प्रिंस की वाइफ बनना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारे रास्ते में बाधाएं आएंगी। यिंग कहती है मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मिस को मिलने आती है सीक्यू से, और सीक्यू से कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी आपसे फिक्स हो गई है। मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मिस गुई से ही शादी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट जाऊंगी। कहता है कि आप जितना होशियार बनने की कोशिश करती हैं ना, उतनी है नहीं, इसीलिए आप यहाँ से जा सकती हैं। रास्ते से जा रही होती तभी सामने से सीक्यू आ जाता है। वो दोनों हाथ पकड़ कर आगे चल रहे होते हैं और बहुत सारे कस्में वादे कि हम लोग शादी के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन असली मुसीबत तो अभी उन लोगों के सामने आने ही वाली थी, जिसके बारे में वो दोनों तो वाकिफ ही नहीं थे। लेकिन क्विलिन को पता चल जाता है कि जो शादी होने वाली है वो मिस गुई से ही होगी, क्राउन प्रिंस की। तो क्विलिन कहता है कि नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो एक नई चाल चल देता है। चाल ये होती है कि जो उस दिन युद्ध हुआ था जिसमें से राजा के दोनों बेटे मारे गए थे, किसी और के कहने पर नहीं बल्कि मिस यिंग के फादर के कहने पर हुए थे। सीक्यू और यिंग तो अपना टाइम गुजार रहे थे कि तुम क्राउन प्रिंसेस बन जाओगी, लेकिन तभी राज्यसभा में उसको अर्जेंट में बुलाया जाता है। वहां पर एक सैनिक को पकड़ लिया जाता है जो कि सेनली ट्राइब का होता है, और उसमें जीसू के भी सैनिक मिले होते हैं। और बताया जाता है कि ये सब मिस यंग के फादर के कहने की वजह से हुए थे। यहाँ पर सीक्यू खड़ा सुन रहा होता है, लेकिन सारे मंत्रियों के बीच वो कुछ नहीं बोल पाता है। अब ये कहा जाता है कि अगर उसके फादर इसमें शामिल थे तो उन्हें यहाँ से निष्कासित किया जाए, लेकिन सीक्यू भी उस आदमी के पास जाता है। कहता है कि देखो, इतनी भी षड्यंत्र रचने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। वहां पर क्विलिन को भी पकड़ा जाता है और क्विलिन भी बोल देता है कि ये सब कोई आर्मी के कहने पर मैंने किया था। सीक्यू जानता था कि क्विलिन अपने निजी मकसद को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो इधर यिंग को देखते हैं जो सीक्यू का इंतजार कर रही होती है। राजा द्वारा फैसला सुना दिया गया था, तो सीक्यू तब भी कहता है कि मैं शादी यिंग से ही करूंगा। राजा और गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो मेरे दोनों बेटों के मौत के गुनहगार के बेटे से ही शादी कर रहा है। तो सीक्यू वहां से गुस्से में चला जाता है। ये राजा कहते हैं ये फरमान जारी कर दो कि जितनी जल्दी हो सके कोई आर्मी के जो लीडर है वो अपना सब कुछ त्याग दें। मिस गो भी पूरी तैयारी कर लेती है कि वो क्राउन प्रिंसेस बनकर ही रहेंगी। बहुत खुश हो रही होती है कि मिस गो तो तैयार होकर आ जाती है कि क्राउन प्रिंसेस अब बनने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। देखते हैं मिस गो नाटक करती है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो अच्छा होना चाहती थी, वो आपकी जिंदगी
जिंदगी में आना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं। वहाँ से सीक्यू जरा सा भी भाव नहीं देता और चला जाता है। कहती है कि इन सबके बीच में मिस कुई आ रही है ना, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि राजा मिस कुई से शादी करने के लिए मान नहीं रहते, तो वो बार बार इसमें बैठ जाता है। क्वीन बहुत समझाती है, राजा कहते हैं मैं नहीं मानूंगा। बार बार सीक्यू को समझाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन तब भी वो नहीं मानता और पूरे दिन रात बस बारिश में बैठा रहता है। इसमें बैठे बैठे कई दिन बीत जाते हैं, उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। लेडी गो को दिखाया जाता है जो कि मिलने जाती है सीक्यू से, लेकिन पियोन सामने आ जाता है और कहता है कि आप अभी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि हिज हाइनेस जो है आराम कर रहे हैं और उनकी आराम में दखल नहीं पड़ना चाहिए। लेडी गो कहती है लेकिन तब भी मुझे मिलना है, मैंने उनके लिए सूप तैयार किया है। तो यहाँ पर लेडी गो की दासी कहती है पेयुआन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी क्वीन को मना कर रहे हो। कहता है कि आप जा सकती हैं। तो यहाँ पर लेडी गो कहती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मैं क्राउन प्रिंसेस बनकर ही रहूंगी। सीक्यू से तो मैं ही शादी करूंगी। और वो बहुत गुस्सा हो जाती है, वहां से चली जाती हैं। उनका गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इधर हम देखते हैं यिंग को जो कि बैठी हुई होती है और काफी दिनों से जो है सीक्यू का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि सीक्यू तो उससे मिलने ही नहीं आ रहा था काफी ज्यादा संदेश भिजवाने के बाद भी। तो इस पर ताऊजी कहती है कि तो सीक्यू का नाम लेना ही बंद कर दिया है, ऐसा भी क्या गुस्सा। तब तक सामने से सीक्यू आ जाता है। सीक्यू इतने दिनों से नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपने फादर को मना रहा था कि वो यिंग से ही शादी करेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। उसके फादर शादी के लिए मान गए थे, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी। यिंग से कहता है मेरे फादर शादी के लिए मान गए हैं, लेकिन शर्त क्या तुम सुनोगी। कहती कौन सी शर्त। यहाँ पर सीक्यू कहता है कि कोई आर्मी को पूरी तरह से डिसबैंड कर दिया जाएगा, उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। तो उस पर यिंग गुस्सा हो जाती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, अगर मेरी शादी के बदले मेरे फादर की रिस्पेक्ट ही नहीं बचेगी, कोई आर्मी ही नहीं बचेगी, तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन सीक्यू भी जिद पर अड़ा होता है कि सोच कर बता देना। इधर उसके फादर को भी पता चल चुका होता है शर्त के बारे में। जिंग कहती फादर आप टेंशन मत लो, मैं शादी नहीं करूंगी, वैसे भी इस तरह गिव अप करना सही नहीं है। यहाँ पर उसके फादर अपनी बेटी की खुशी देखना चाहते थे क्योंकि वो सीक्यू से बहुत प्यार करती थी। उसके फादर कहते हैं मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे यंगझाओ जाना है, तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहिए। हाँ बेस मेरी आर्मी को दुख होगा क्योंकि अब जनरल पूरी तरीके से त्याग पत्र दे रहे थे, तो सारे आर्मी उनके रिस्पेक्ट में, सारे आर्मी मैन उनके रिस्पेक्ट में जमीन पर बैठे हुए होते हैं और अपने जनरल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोई आर्मी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, वहां उसका झंडा नीचे गिरा दिया जाता है। इस बात से कहीं ना कहीं यिंग के फादर बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होते हैं, वहीं पर अपनी सुध बुध खो देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आर्मी से ही बहुत ज्यादा लगाव था। शुरू से लेकर आज तक वो बस अपनी आर्मी के लिए ही जिए हैं। उनके बाल सफेद हो जाते हैं, कहीं पागल से हो जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं कि मेरी आर्मी कहाँ है, मेरी मिलिट्री आर्मी, मेरी मिलिट्री आर्मी। इधर अब क्योंकि शादी तो होगी ही, क्योंकि उसके फादर की ख्वाहिश जो थी और इसके बदले में कोई आर्मी को पूरी तरीके से खत्म किया गया था। तो सीक्यू और यिंग की शादी होती है और लेडी गो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उन्हें ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि वो क्राउन प्रिंसेस नहीं बन पाई। अब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। रूम में यिंग को लाया जाता है, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे से नाराज थे तो वेडिंग नाइट में ही दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा लड़ाई करने के बाद दोनों का बिस्तर अलग अलग, एक जमीन पर एक बेड पर। रात गुजर जाती है किसी तरह, सबकी नजरों में ना आए, इसी वजह से अपने कपड़े उतारकर तुरंत ही जाकर जो है यिंग के पास लेट जाता है ताकि दूसरों को भनक ना लगे कि उनके बीच गड़बड़ है। सब लोग आ जाते हैं तो वो बिस्तर से उठता है, दोनों को तैयार किया जाता है। दोनों मदर फादर के पास जाते हैं जहाँ पर उसके फादर कहते हैं दोनों हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, प्यार बनाए रखना। कहते ठीक है फादर। बाहर यिंग टहलने आती है तो सीक्यू फिर से मनाने आता है कि प्लीज माफ कर दो। नहीं मानती है तो इधर हम लेडी गो को देखते हैं जो कि जाती है यिंग के पास।
कहती है कि मैंने सुना है आपकी हालत ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं, तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर यिंग पूरी तरीके से मना कर देती है, कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। इधर हम देखते हैं यिंग लेटी हुई होती है तो सीक्यू जाता है मनाने, कहता है सूप पी लो, तुम्हारी तबीयत खराब है। और इधर हम जनरल को देखते हैं जो अभी भी जंगलों में बस भटक रहे होते हैं। देखकर सीक्यू कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अपसेट था कि एक जनरल जो पूरी आर्मी को संभाल रहे थे आज इतने अपसेट है, उसे कुछ करना पड़ेगा। ताऊ जी इनको समझा रही होती है कि तुम्हें जो है अब सीक्यू को समझना चाहिए, इस तरह कब तक अपने आप को संभालोगी। इधर लेडी गो को देखते हैं जो हार मानने को तैयार ही नहीं होती, उनका बस एक ही चीज कहना होता है कि मैं कोई ना कोई प्लान करके क्राउन प्रिंसेस तो बनकर ही रहूंगी। जनरल को देखते हैं जहाँ पर सीक्यू और पेयुआन उनके पास बैठे होते हैं। जनरल पूरे टाइम अपनी बातें बताया करते हैं कि मेरी वाइफ थी, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, अपनी मिलिट्री आर्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी वाइफ की डेथ हो गई। वो कहीं ना कहीं पहचानने की कोशिश करते हैं सीक्यू और पेयुआन को, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। अभी हम देखते हैं रात में फिर से सीक्यू और जो यिंग होते हैं लेटे हुए होते हैं, दोनों के पास कंबल होता है, तो कहता है तो मोड़ लो, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं। कुल मिलाकर सुबह सीक्यू यिंग के ऊपर वो कंबल डाल देता है। इधर हम देखते हैं कि सीक्यू पेयुआन के पास आता है और कहता है कि कोई फिजिशियन बताओ जो जल्द से जल्द जनरल को ठीक कर सके और उन्हें इस मुसीबत से बचा सके। कहता है ठीक है मैं जल्दी पता करूंगा। इधर बार बार फूल और बहुत सारी चीजें जो है सीक्यू भेज रहा था यिंग को ताकि वो मान जाए और आखिर वो एक क्राउन प्रिंसेस है। इधर हम देखते हैं चेंगफेंग को जो अभी भी यिंग की यादों में बैठा हुआ था और जब से उसे पता चला था कि उसकी शादी हो गई है, कहता है मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। हम इधर मिनिस्टर गो को देखते हैं, लेडी गो के फादर को, जो कि बात करने आते हैं सीक्यू से कि उनकी बेटी को अपने अंडर में ले लें और डिनर के लिए चलें। कहता है ठीक है डिनर के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन वो डिनर के लिए इसलिए जाना चाहता था ताकि वो जो है थोड़ा बहुत जेलस फील करा सके जो है यिंग को। तो सीक्यू से चिंग से कहता है कि जाओ और ताऊजी से कहो कि जाकर यिंग को बता दे कि आज मेरा डिनर जो है लेडी गो के साथ है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। जैसे ही सही चिंग जाता है ताऊजी के पास और बताता है, कहती ठीक है मेरी तरफ से भी कुछ बातें बता देना। लेकिन क्योंकि दोनों को भी एक दूसरे से प्यार था जैसे ही चिंग और ताऊजी को, तो ताऊजी कहते तुम्हें हमेशा इतनी घबराहट क्यों होती है, तुम मेरे पास आते हो तो इतना घबरा क्यों जाते हो। कहता है घबरा कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ। और उसके गाल पर किस करके भाग जाता है। कहती है देखो देखो इतना डरपोक है और भाग गया। कहती सही चिंग वापस आकर बताता है कि मैंने ताऊजी को बता दिया, लेकिन ताऊजी ने कहा है कि मेरी मिस को कोई चिंता नहीं है, जहाँ जाना है जाओ, बेफिक्र जाओ और जितनी देर रहना है रहो। कहते हैं क्या मतलब, ये मेरे दिल में दर्द करा रही है लड़की। सेचिंग कहता है कि आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपके फेफड़ों में दर्द हो रहा है। कह रहा हाँ मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा है, जाओ यहाँ से। अब सीक्यू और लेडी गो साथ में बैठे होते हैं डिनर के लिए। लेडी गो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, कहती है कि मैं प्रिंसेस के साथ रहना चाहती हूँ, उनके साथ हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। लेडी को जमीन पर बैठ जाती है, कहती है कि मैंने आपको हमेशा से प्यार किया है, क्या आप मुझसे प्यार कर सकते हैं, क्या मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ। सीक्यू कहता है नहीं ये कैसे सोचा, मैं सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार करता हूँ और वो पर्सन सिर्फ यिंग है, तो मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता हूँ। वो बैठ कर रोने लगती है कि आखिर तुमने मुझे प्यार क्यों नहीं किया पलट कर। कहती है मुझे जल्द से जल्द महल में विजिट करना पड़ेगा। इधर रात हो जाती है और यिंग को जरा से भी टेंशन नहीं होती है, बल्कि सीक्यू को ही टेंशन हुआ करती है कि मैं ये लेडी गो से मिलने गया, और इसके चेहरे पर जरा सा भी टेंशन नहीं है। वो बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है। तो इस पर सही चंग कहता है जाकर मिल लो ना। जाता है वहां पर और बताता है कि आज मैंने लेडी गो के साथ डिनर किया। उस पर यिंग कहती क्या दिक्कत है, जाओ ना दोबारा चले जाओ, वैसे भी मैं अकेले भी डिनर कर सकती हूँ, तुम पुरानी ट्रिक अपनाना छोड़ दो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो दोनों में लड़ाई होने लगती है कि यहाँ से हट जाओ। अब दोनों इतना तेज तेज लड़ रहे होते हैं और वहां पर यिंग अपनी पुरानी ट्रिक ही अपनाने की कोशिश करती है, निडल जो है चुभाने की। लेकिन आज सीक्यू उसकी बातों में नहीं आने वाला था और वहां पर लड़ते लड़ते दोनों गिर जाते हैं। दोनों के बीच किस होता है और दोनों अपनी नाइट स्पेंड करते हैं।
सीक्यू को लगता है शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, यिंग तो फिर भी नहीं मानती है। मन ही मन तो खुश होती है बट सामने नहीं दिखाती है। ताऊजी को देखते हैं जो बताती है कि जीसू में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चेंग फेंग कुछ न कुछ करना चाहता है। कहती है ठीक है, हम लोग उसका पता लगाएंगे, वो भी चोरी चुपके। इधर जो कुछ भी हुआ था सीक्यू और यिंग के बीच में, उसकी खबर लेडी गो को भी लग जाती है और वो बहुत गुस्सा करती है। कहती है मैं कुछ भी करके उन लोगों को हटाकर ही रहूंगी। इधर जीसू में जो कुछ भी हो रहा था चिंग फेंग के बारे में पता करने के लिए जाती है ताऊजी और यिंग। और हम उसी रेस्टोरेंट में सीक्यू और पे युआन को भी देखते हैं, जो कि फिजिशियन से मिलने आए हुए होते हैं। फिजिशियन मु, जो कि बहुत ही ज्यादा लालची किस्म के होते हैं, उन्हें खाने का बहुत शौक होता है। कहते तुम लोग जितना अच्छा खाना दोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। वहां पर महंगे से महंगा खाना मंगाया जाता है। ये बात नोटिस करती है खुद यिंग भी कि वो उसके फादर को सही करने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो भी कुछ उसके पास महंगा खाना होता है उधर भिजवा देती है। कहती है कि ये खाना वहां पर भिजवा दो। इस तरह जितना भी खाना आता है उन लोगों के पास पहुंचता जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद सीक्यू को पता चलती है कि दो लेडीज हैं जो उनके पास अच्छे से अच्छा खाना भिजवा रही हैं। तो वो दरवाजे के पीछे से बोलता थैंक यू सो मच, आज जितना भी आपने खाना दिया उसका पैसा मैं खुद पे कर दूंगा। इधर हम चेंगफेंग को देखते हैं जो कि मिलते हैं डिवाइन एरो के लीडर से हैं, ताकि वो पूरे के पूरे राज्य को बर्बाद कर सके। सीक्यू के इसी वजह से वो प्लान बनाते हैं और यिंग को किडनैप करने का भी प्लान। इधर हम देखते हैं लेडी गो को, जो कि कहती है कि आज रात जब सीक्यू मिलने आएगा तो उसमें ड्रग मिला देना। हम दोनों जब साथ में नाइट स्पेंड करेंगे तो उसे मुझे अपनी वाइफ बनाना ही पड़ेगा। इधर सीक्यू अभी भी फिजिशियन मुंह को मना रहा होता है कि प्लीज मान जाइए, आप जितनी जल्दी इलाज कर देंगे उतना ही सही है। लेकिन अभी भी फिजिशियन मुंह बार बार कह रहे होते हैं कि मुझे तो अच्छा खाना चाहिए। कहते हैं ठीक है, आप जो कहेंगे वो मिलेगा। तब यहाँ पर फिजिशियन मुंह कहते हैं कि तो अपने राज्य में तैयार करके रखो अच्छे से अच्छी डिश, जल्द से जल्द मैं जो है तुम्हारे मरीज को सही कर दूंगा। इधर हम ताऊजी को देखते हैं जो कि सेई चेंग से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। कहता हाँ करना चाहता हूँ, वो भी बहुत जल्द। लेडी गो को देखते हैं जिसके पास सी क्यू आया हुआ होता है और वो उसे बार बार पीने के लिए कह रही होती है। सी क्यू को जैसे ही चक्कर आता है तो लेडी गो तो घात लगा कर बैठी हुई होती है, लेकिन सी क्यू अपने आप को संभालता है और वहां पर लेडी गो को धक्का दे देता है कि खबरदार, अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहां से वो किसी तरह निकल जाता है। इस पर लेडी को कहती है अपनी नौकरानी से कि तुमने क्या किया। कहती मेरा आखिरी रास्ता भी यहाँ से चला गया, अब मैं किसी काम की नहीं रही। इधर हम देखते हैं कि सीक्यू बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसके ऊपर ड्रग हावी हो रहा था, तो तुरंत जाता है यिंग के पास और वो नहा रही होती है तो उसे पकड़ लेता है और पानी में लेकर बैठ जाता है। कहती क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कहता है बस तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ। और वहां पर वो दोनों अपने रोमांटिक टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं। इधर लेडी को अभी भी शांत नहीं बैठने वाली थी। वो अपने फादर से कहती है कि उसे सीक्यू से किसी भी तरह शादी करनी है तो करनी है। उसके फादर कहते हैं ठीक है, बहुत जल्द ऐसा ही होगा। अब जनरल को सामने लाया जाता है फिजिशियन मुंह के सामने। फिजिशियन मुंह देखते ही जान जाते हैं कि अपनी वाइफ के प्यार में अभी भी कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। तो वो अपना एक औरत तैयार करते हैं जहाँ पर उनकी वाइफ आती है और बताती है कि सबका आना जाना निश्चित होता है, तुम टेंशन मत लो, आने वाले टाइम को जियो। वहां पर फिजिशियन मुंह पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं और अब जनरल ठीक हो चुके होते हैं। तो सीक्यू जाती है अपने फादर से मिलने। कहती फादर आपके बाल देखो ना ग्रे हो गए हैं। कहता है कोई बात नहीं, मैं तो जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। कहती है मेरे फादर मेरी भी लाइफ अच्छी चल रही है। कहीं ना कहीं इतने दिनों बाद सीक्यू और यिंग के भी सब कुछ ठीक हो गया था। वो उसका हाथ पकड़ता और बोलता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। कहती है ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए ही सब कुछ कर रहे हो। हम लीडर को देखते हैं जो कि मिनिस्टर गो से मिल रहे होते हैं और यहाँ पर मिनिस्टर गो और लीडर के बीच एक नई चाल तय हो जाती है कि प्रिंसेस को किसी भी तरह वहां से उठाओ, लेकिन आगे का काम तुम्हें मेरी मर्जी से करना पड़ेगा। ये सारी बातें चेंगफेंग को नहीं पता होती हैं कि मिनिस्टर गो और लीडर एक दूसरे से मिल गए हैं, साथ में पूरी के पूरी यांगझाओ आर्मी को मारना भी है। चेंगफेंग तो अलग ही खुशी में था कि बहुत ही जल्द वो यिंग के साथ होगा। सीक्यू यिंग के पास होता है तो अभी कोर्ट का टाइम था, तो वो बहुत खुश था क्योंकि क्राउन प्रिंस जो बन चुका था और आगे की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी थी। उसके फादर कहीं ना कहीं बहुत टेंशन में थे कि ये कोर्ट अफेयर्स कैसे संभालेगा। बस सीक्यू वापस आता है तो देखता है यिंग सो रही होती है। कहता है क्या हुआ, तुम ठीक नहीं हो क्या। कहती मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ, चलो ना साथ में डिनर करते हैं।
अब वहाँ पर वो दोनों डिनर करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि दो यिंग होती है, वो अपने फादर को देखकर खुश हुआ करती है कि धीरे-धीरे उसके फादर अब रिकवर कर रहे हैं। फिजिशियन मुह को देखते हैं जिन्हें अच्छा खाना मिलता है तो वो और भी खुश हो जाते हैं और दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। ताऊजी आते हैं और बताती है कि हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए क्योंकि ग्रेट जनरल कुई से बहुत जल्द चेंग फेंग मिलने वाला है और उन्हें मारने वाला है। कहती क्या मतलब? ताऊ जी कहती है मुझे लगता है आपके फादर भी कहीं चले गए हैं, आपको जल्द से जल्द चलना चाहिए उन्हें ढूंढने के लिए। ये बात वो सीक्यू को नहीं बताती है और उसके सामने स्माइल क्या करती है, जो उसने बहुत सारे डायग्राम बनाए हुए होते हैं ना, उनको देखकर सीक्यू तो बहुत खुश होता है और फिर से दोनों अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह हो जाती है लेकिन यिंग सीक्यू को नहीं जगाती है, कहती है कि तुम्हें और देर तक सोना चाहिए, लेकिन सीक्यू जग जाता है। दोनों फिर किस करते हैं और ताऊजी पहुंच जाते हैं एक आदमी के पास जहां पर वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं और वो उसे एक बॉक्स देता है, लेकिन बॉक्स में तो बहुत सारे तीर होते हैं और तीर पूरे सामने के दरवाजे पर लग जाते हैं। जैसे ही तीर लगते हैं दोनों बेहोश हो जाती हैं क्योंकि कुछ पता भी नहीं चलता है कि उसकी वाइफ के साथ क्या हो गया है और ये उनका किडनैप जो है चेंग फेंग ने कर लिया था। पर सीक्यू और से ही चेंग पहुंचते देखते हैं वहां पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कहते हैं पता लगाओ। अब हम इधर लीडर और चेंग फेंग को देखते हैं। पर चेंग फेंग कहता है कि यिंग को मुझे दे दो और बाकी तुम्हें जो कुछ भी करना है करो। तो लीडर कहते हो दूसरी लड़की का क्या करें? कहता है जो करना है करो, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर एक सैनिक आता है और तलवार मार देता है। इधर पूरी आर्मी को तैयार किया जाता है दोनों को ढूंढने के लिए कि यिंग को चोट लग गई थी तो उसके लिए मेडिसिन चाहिए थी। तो वो लीडर से कहता है मुझे मेडिसिन दे दो। लीडर मेडिसिन देते हैं लेकिन वो नकली मेडिसिन होती है। कहता है कि तुमने मुझे नकली मेडिसिन दी क्योंकि लीडर तो मिनिस्टर गो से मिले हुए थे। अब जब धोखा मिला है तो दोनों के बीच भी कड़ी टक्कर होने लगती है। इधर राजा को भी पता चल जाता है जो सीक्यू है वो गायब है, लेकिन इधर लीडर चेंग फेंग को बांध देते हैं और कहते हैं तुम दोनों को मरना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया और सारी आर्मी को मेरे साथ नहीं मिलाया तो तुम्हें इस यिंग को मरते हुए देखना पड़ेगा। कहता नहीं ऐसा नहीं होगा। इधर सीक्यू लगातार ढूंढ रहा होता है लेकिन नहीं मिलता। राजा भी चिंतित होते हैं और मिनिस्टर गो राजा को भ्रमित किया करते हैं कि मैंने कुछ बातें पता की हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यिंग इन सबसे मिली हुई है। लेडी को अपने फादर के साथ क्योंकि मिली हुई होती है तो उन्हें आज खाने में सब स्वीट्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। कहती है तो बहुत ही डिलीशियस है। लेकिन सीक्यू हार नहीं मानता, वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए इधर उधर भागा करता है। चेंग फेंग की हालत बुरी हो जाती है क्योंकि उसे मारने का प्लान जो बना लिया गया था, आज तक जो कुछ भी चेंग फेंग ने किया है वो सब गलत था। इसके लिए उसे पछतावा होता है। कहता है मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा सपना था ना सीक्यू के साथ रहने का, तो मैं उस सपने को पूरा करूंगा। आज मैं मरने जा रहा हूँ लेकिन इतना याद रखो कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये चेंग फेंग कहता है सब कुछ सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि ये जो लीडर और पूरी आर्मी थे एक लड़की को अकेला कैसे छोड़ सकते थे, वो उसके साथ मिसबिहेव जरूर करते। इसीलिए चेंग फेंग किसी भी तरह यिंग को बचाना चाहता है तो दवा दे देता है कि तुम मर जाओ ताकि ये लोग कभी तुम्हें छू ही ना पाए। वहां पर वो अपने हाथों से यिंग को दवा दे देता है, जैसे मौत मरना, ये लोग तुम्हें कभी भी टच नहीं कर पाएंगे। यिंग की वहां पर डेथ हो जाती है और अभी भी सीक्यू से ढूंढ रहा होता है। टच मत करना, वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ते भी आर्मी वाले होते हैं ना, वो तब भी जो है यिंग को नहीं छोड़ना चाहते तो इस पे चिल्लाता है नहीं नहीं उसे छोड़ दो। वो दरवाजा तोड़ देता है, कहता है मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा यिंग, और नीचे जाकर गिर जाता है। सीक्यू चेंग फेंग को देखता है तो कहता है ये कैसे हुआ, मुझे बताओ ना। वो बताने चलता है लेकिन ऊपर जाकर देखता है कि यिंग बेहोश है। तुरंत उसे उठाकर लाता है। फिजिशियन चेक करते हैं और बोलते हैं इसकी डेथ हो गई है। ये सदमा कहीं न कहीं सीक्यू बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है कि यिंग की डेथ कैसे हो सकती है। तुम सब झूठ बोल रहे हो, इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, सब निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। वो उसके पास अकेले बैठ जाता है। कहता है देखो ना यिंग, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करोगी, लेकिन तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम सो गई हो ना, जल्दी से उठ जाओ, आ जाओ, चलो हम लोग साथ में वॉक करने चलेंगे। लेकिन यिंग नहीं उठती है। इद्रिगो को पता चल जाता है कि यिंग की डेथ हो गई। कहती है फाइनली अब वो मेरा रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सीक्यू अपना आपा खो चुका था, वो उसे हर जगह लेकर घूमता रहता है, उसकी यादों में बस खोया रहता।
कहता है बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, हम दोनों अपना साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। एक डेड बॉडी को ले लेकर वो जहाँ जहाँ पर आज तक सीक्यू के यिंग के साथ गया था, बस उसके साथ उस जगह पर जाता और उसके साथ उस सारी आप बीती सुनाता। धीरे धीरे पूरा दिन गुजरता जाता और शाम ढलने वाली होती है। इधर ताऊजी की हालत भी बहुत डाउन हो चुकी थी और लेकिन उसे ठीक किया जा सकता था। ते लेडी गो तुरंत ही राजा और रानी के पास जाती है और बता देती है कि सीक्यू की कि यिंग की डेथ हो चुकी है, क्राउन प्रिंसेस अब नहीं रही। ये बात सुनकर राजा को धक्का लगता है। इधर हम लीडर को देखते हैं जो मिनिस्टर कू के पास जाते हैं और कहते हैं आगे का रास्ता तुम खुद तय करो। सीक्यू बैठा हुआ होता है, तभी चेंग फेंग का आदमी आकर सब कुछ बता देता है एक एक बात कि चेंग फेंग ने जरूर ये सब कुछ किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो सीक्यू को जरूर सब कुछ बता देना। ये सब मिनिस्टर गो और लीडर की प्लानिंग थी, वो तो सिर्फ यिंग को पकड़ना चाहता था, लेकिन ताऊजी को मारना, पूरी आर्मी को इस तरह बीच में लाकर खड़ा करना, पूरे यंगझो को बर्बाद करना सब मिनिस्टर गो का खेल था, क्योंकि अपनी बेटी की शादी वो तुमसे करवाना चाहते थे। शीक्यू भी कोई फैसला नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं और यिंग को भी अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए वो टेंशन में था। तो उसकी डेड बॉडी लेकर क्या करता है ना, सामने की तरफ जाता है, क्योंकि युद्ध होने वाला था और वो किसी भी हालत में मिनिस्टर गो को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि खून का बदला खून। लेडी गो कहती है अब हमें महल की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द मुझे ये एहसास दिलाना पड़ेगा सीक्यू, क्योंकि दुख में सिर्फ मैं ही उसकी साथी हूँ। जाती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, और एक डेड बॉडी को लेकर कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये डेड बॉडी है। अब वहां पर वो लेडी को झूठ बोलने लगती है कि मुझे कैसे पता होगा कि ये डेड बॉडी है, मैं क्या जानूं। तो यहाँ पर सीक्यू कहता है अच्छा तुम्हें नहीं पता ये डेड बॉडी है, तुमसे ज्यादा कौन अच्छे से जानता है कि तुम्हारे फादर और तुम दोनों ही चाहते थे कि लेडी यिंग की डेथ हो जाए। कि महल के अंदर भी पता चल जाता है कि सीक्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो महल की तरफ आ रहा है। जैसे महल की तरफ जाता है तो वहां पर उसकी डेड बॉडी रख दी जाती है और मिनिस्टर गो को खुलेआम चुनौती दी जाती है कि तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा। वहां पर युद्ध होने लगता है, लेकिन जो लीडर होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं, कहते हैं अगर जरा सा भी हिले तो तुम्हारे फादर को मार दूंगा, तुम्हारी माँ को भी। क्योंकि मिनिस्टर को कोई चाल होती है, तो आज लड़ाई आमने सामने की थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यिंग सिर्फ कोमा में थोड़ी देर के लिए गई थी, उसको होश आ जाता है, अब दोनों मिलकर वहां पर लड़ने लगते हैं। ये सीक्यू अपने हाथों से मिनिस्टर गो के तलवार आर पार करता है और उन्हें मार देता है। बाहर आकर सीक्यू और यिंग एक साथ बैठे होते हैं, कहता है मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, थैंक गॉड तुम ठीक हो। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कहता है तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। कहती है नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगी छोड़कर। ताऊजी भी ठीक हो गई थी धीरे धीरे और यिंग उससे मिलने आई थी। कहती जो कुछ भी हुआ तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लो। इधर हम चिंगफिंग के आदमी को देखते जो अपने मालिक को याद करके आज भी उतना ही दुख में होता है। इतने टाइम बाद राजा को एहसास होता है कि उसका एक ही बेटा सबसे होनहार था, वही उसके काबिल था। तो अभी वो अपने बेटे के साथ ना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते, गेम खेलते और अपने बेटे से कहता मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। और वहाँ पर उसके फादर उसके गले लग जाते और हाथ में हाथ डालकर दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। किंग एक खुशखबरी सीक्यू को देती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात से तो सीक्यू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसके पेट पर कान रखकर पूरे टाइम अपने बेबी की आवाज सुनने की कोशिश करता। और हम इधर लेडी गो को देखते हैं जो पागल हो चुकी होती है और जगह जगह भाग रही होती है। तो फिर वापस आकर वो पूरी बातें जो है सीक्यू को बताता है सही चंग। तो सीक्यू कहता है ये सब छोड़ो और तुम्हारा और ताऊजी का क्या रिश्ता है, जाकर उसे क्लियर करो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो वो बहुत ज्यादा दिल पर हाथ रख कर जाता है, कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो उसका कान पकड़ कर कहती है हाँ बिल्कुल करूंगी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सीक्यू अब पूरी तरह से इंतजार कर रहा होता है उसके बेबी जल्द से जल्द आ जाए। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो और अभी बेबी आने का टाइम भी हो गया था, लेकिन सीक्यू से बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था कि दोनों ठीक होंगे ना, मेरा बच्चा और मेरी वाइफ दोनों ठीक होंगे ना। सब कहते हैं अरे इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। कहता नहीं नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है, तभी पता चलता है कि उसको बेटा हुआ है। तुरंत ही जाता है, कहता है तुम ठीक हो ना। कुछ सालों बाद का सीन जहाँ पर बहुत अच्छे से सब लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि एक बेटी भी हो गई होती है, तो अभी उसकी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई होती है। सबको ग्रीट करने के बाद जो उन्हें छोड़कर चले गए और जो उसने ड्राइंग बनाई थी ना, उसके दोनों बच्चे देखते हैं, कहते हैं कि मदर फादर आप इतनी अच्छी ड्राइंग करते हैं। कहते हैं हाँ करते
तो है करते हैं कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।